मैम आप पहले एक टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद जो है बच्चे अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक सभी के माइक जो है वो म्यूट रहेंगे, ठीक है। लेट्स बिगिन द क्लास। सो हेलो एवरीवन, आपको प्रीवियस क्लास में से किसी को कोई डाउट तो नहीं है जो हमने पहले इंटरनल सिक्योरिटी और हेल्थ की करी थी? वो ऑल क्लियर है? मैम हेल्थ से रिलेटेड जो हमने इनडायरेक्टली 3 टॉपिक पढ़े थे, एक अर्बन एरिया का पढ़ा था, एक रूरल एरिया का पढ़ा था और एक कंप्लीट कंट्री का पढ़ा था। तो उन तीनों के पॉइंट्स भी अलग अलग थे। हाँ, तो उस बेसिस पे ही मैम ऐसे लिखना है ना, मतलब अगर नेशनल लेवल पे क्वेश्चन आता है तो कंट्री के लेवल पे ही आंसर लिखेंगे, और अगर अर्बन एरिया पे आता है तो उसी लेवल का आंसर लिखेंगे, मतलब वही पॉइंट्स लिखेंगे ऐसा। देखो मैंने आपको अलग अलग टॉपिक इसलिए दिए थे, इफ इन केस इंटरव्यू में या कोई भी ऐसे टॉपिक में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए रूरल हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स क्या है और अर्बन हेल्थ केयर की प्रॉब्लम क्या है। अब जैसे टॉपिक आएगा, इस बार मैंने टेस्ट 02 में क्वेश्चन डाला था अर्बन हेल्थ केयर के ऊपर। उस क्वेश्चन को लिंक करना था आपको राइट टू लाइफ से, बट मेरे ख्याल से मुश्किल से 2 या 3 कॉपी में वो लिंक था। कोई मिस्टर थापा कौन है यहाँ पे? यस मैम। हाँ, आपकी कॉपी में वो आंसर लिंक था जितना मैंने चेक करा, बट बाकी किसी की कॉपी में मुझे वो आंसर अर्बन हेल्थ केयर का राइट टू लाइफ से लिंक नहीं दिखा। बेसिकली हमें उसमें क्या बताना था, सबने हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दी। हमें ये बताना था कि अर्बन हेल्थ केयर की प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से वो राइट टू लाइफ, मतलब आर्टिकल 21 जो हमें प्रोवाइड करता है, वो हमारी सेव नहीं कर पाया है पैंडेमिक में। तो वो सब डिस्कस करना था। मेरे ख्याल से बहुत ही कम 2 या 3 बच्चों ने डिस्कस करा है। उसके मॉडल आंसर मैंने दिया है, आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ना और समझना कि ऐसे अटेम्प्ट कैसे करना है। क्योंकि मैंने नोट करा है, जो भी हम यहाँ पे टॉपिक्स देते हैं ना नोट्स के, उसमें आप वो एज इट इज ऐसे टॉपिक में एज इट इज प्रिंट आउट करके छाप देते हो। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपको यूज करना है कि कहाँ पे पॉइंट्स यूज हो सकते हैं और कहाँ पे आप यूज नहीं कर सकते उन पॉइंट्स को। गॉट इट? यस मैम, थैंक यू मैम। आज का हमारा टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट का। मैम, हाउ टू राइट अ गुड इंट्रो? दिनेश, ओके। गुड इंट्रोडक्शन के लिए मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी आप ऐसे स्टार्ट करते हो, पहले आप अपने ऐसे के फ्रेमवर्क को देखो जो आपका मेन टॉपिक है। जैसे राइट टू लाइफ अर्बन हेल्थ केयर वाला जो क्वेश्चन था, उसमें आपका मेन टॉपिक था अर्बन हेल्थ केयर। तो आप स्टार्ट अर्बन हेल्थ केयर से मत करो इंट्रोडक्शन में। जो आपका राइट टू लाइफ वाला टॉपिक था, आप उससे स्टार्ट करो, और स्टार्ट करते हुए लास्ट में लिंक करो, ताकि जब आप मेन बॉडी पर आओ, मेन टॉपिक पर, तब आपका एकदम ऐसे फ्रेमवर्क क्लियर दिखे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने क्या करा है, डायरेक्टली जो मेन टॉपिक है उसको टच करते हैं इंट्रोडक्शन में। वो अवॉइड करो। और इंट्रोडक्शन में कोई भी स्टोरीज मत डालो, क्योंकि 300 वर्ड्स का हमारे पास ऐसे है जो कि बहुत ही कम होता है। अगर आप स्टोरीज डाल दोगे तो वो ऑलरेडी, हमारे पास टाइम लिमिट कम है तो वो और कम हो जाएगी। इससे अच्छा है आप एक एनेक्डोट डाल दो या फिर कोई कोट डाल दो, कुछ भी डाल दो, बट स्टोरीज वगैरह अवॉइड करो। और जो जनरल टॉपिक लेना है आपको, जो मेन टॉपिक से हटकर होगा, उसको आप लिखना स्टार्ट करो इंट्रोडक्शन में। मेरी पेन सारी निकाल लियो। ऐसी वो खाया है ना। प्लीज म्यूट योर माइक एवरीवन। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर। अच्छा बताइए मैम। इतने वर्ड लिमिट में इतने सारे डायमेंशन को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। या तो डायमेंशन काफी लो लेवल पे एक्सप्लेन किया जा रहा है, लाइक कीवर्ड ही लिखने में आ रहे हैं, और वो पूरा ऐसे ही का वर्ड लिमिट ही खत्म हो जा रहा है। मैम हाँ, सारा आपने अपलोडेड कैन यू चेक? इंटरनल सिक्योरिटी वाला ऐसे अटेम्प्ट करा था? जी। तो उसमें मैंने आपको मॉडल आंसर दिया था, आपने वो उसको देखा आपने? नहीं मैम, मॉडल आंसर नहीं देगा। मॉडल आंसर आप लोगों के लिए ही प्रोवाइड किया जा रहा है, उसको देखा करो। ओके। और जो कैंडिडेट की बेस्ट कॉपी अपलोड की जाती है उसको भी देखो, ताकि पता चले कि आपका कॉम्पिटिशन किससे है। बेसिकली जो हम डाटा ओके, प्रोवाइड थैंक यू मैम। करते हैं, पहले मैं एक बार जवाब दे दूं उसके क्वेश्चन का। जो भी हम यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिखना है। जैसे 300 वर्ड्स बहुत कम लिमिट होती है एक ऐसे टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। इसलिए अपने वर्ड किसी भी नॉन कंक्लूसिव थिंग पे आप वेस्ट मत करो। जस्ट राइट 1 और 2 स्टेटमेंट
अगर आपने स्टेटमेंट एक्सप्लेन करनी है तो फिर आपके वर्ड्स वेस्ट हो जाएंगे। इससे बेटर है आप क्लियर स्टेटमेंट लिखो, उसके साथ एग्जाम्पल है आपके पास तो एग्जाम्पल लिखो, कोई डाटा है तो कोई डाटा लिखो। इससे एक्स्ट्रा आप कुछ उसमें ऐसे में अटेम्प्ट मत करो, आपके वर्ड्स वेस्ट होंगे। और जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का जो फर्स्ट ऐसे था, सबके सब एक बार उसके मॉडल आंसर को देखना, और मैंने ऑडियो मैसेज भी भेजा था, उसको भी एक बार आप गो थ्रू करना, क्योंकि उसमें हमारे पास डाटा बहुत सारा था, तो उसे कंसाइज कैसे करना है वो मैंने उसमें ऑडियो में और मॉडल एसे में समझाया हुआ है, तो आप एक बार उसको देखिए। मैम आपके नोट्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? सॉरी, नोट्स का पीडीएफ मैम आपके, ये जो नोट्स आप जिनमें से आप क्लास ले रहे हैं उन नोट्स का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? ये एक ग्रुप लोड हो जाता है। ओके मैम देयर वाज वन डाउट रिगार्डिंग द लास्ट एसे क्रिप्टोकरेंसी वन, उसमें इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में वो लिखना था ऐसे, तो उसमें मतलब मेंशन नहीं है कि इंडिया के बारे में, तो इंडिया कितना कॉन्टेक्स्ट डालना है उसमें, मतलब कि उसे जनरली रखना है इन्वेस्टमेंट की, अब कि इंडिया का कितना, मतलब समझ नहीं आया कि वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में उसको ज्यादा रखना है कि इंडिया के उसमें रखना है। देखो अभी शायद उस वाले का मॉडल आंसर नहीं मिला है, बट मैं बता देती हूँ। उसमें इंट्रोडक्शन आप स्टार्ट करोगे जनरल इकोनॉमिक सिचुएशन से। फिलहाल जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है और क्रिप्टो को लेके जो क्रेज है, उससे आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करो। डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन लिखना मत शुरू कर देना, वो बहुत ही चाइल्डिश है। जब आप इतना स्टार्ट कर दोगे तो मेन उसमें आपको जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लिखा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि क्यों एक वो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। गोल्ड भी है हमारे पास, तो हमारे पास ट्रेडिशनल करेंसी भी है, बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसा क्या है नया जो हम उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं। तो आपको बेसिकली उसमें कुछ नहीं करना, पॉजिटिव लिखने थे क्रिप्टो करेंसी के। जब मेन बॉडी में आप पॉजिटिव लिख लोगे इंडिया के भी, और क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा टॉपिक है जिसके पॉजिटिव वर्ल्ड कंटेक्स्ट में भी और इंडिया के कंटेक्स्ट में भी सेम रहेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा कंटेक्स्ट में। तो जब आप इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के पॉजिटिव लिख दोगे क्रिप्टो करेंसी के, तो आपको लास्ट में उसकी चैलेंजेस भी बताने हैं। ये मत सोचना कि आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव डिस्कस कर दिए। जब भी हम किसी ऐसे को एक्सप्लेन करते हैं तो हमें साथ में उसके फ्लॉज भी बताने होते हैं, कि इफ वी आर गोइंग फॉर समथिंग पॉजिटिव तो हमारे पास 4 लाइन में ये भी पता होना चाहिए कि उसके नेगेटिव्स क्या है। तो आपको नेगेटिव भी लिखने हैं। क्रिप्टो करेंसी का मिसयूज भी हो सकता है। अगर आप अपनी अकाउंट से बाहर लॉक हो गए तो आपका सारा क्रिप्टो करेंसी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी पासवर्ड अगर आप भूल गए तो उसको, जितने भी आपके पास नेगेटिव है वो आपको लिखने हैं। इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। मैम ओके हाँ जी, मैम, जैसे कि आपने कहा कि इंट्रो के बाद कनेक्ट करना होता है टॉपिक को, तो मैंने वो हेल्थ वाले ऐसे में मैंने राइट टू लाइफ किया था, आर्टिकल 21 से स्टार्ट किया था, तो उसको मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसको कनेक्ट कैसे करते हैं, लिंक प्रॉब्लम आती है देखो वो आपने राइट टू लाइफ से स्टार्ट करा था ऐसे, सॉरी मुझे ऐसे बाय फेस या बाय नेम सबकी कॉपी याद नहीं रही है। जिसने बहुत ही अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा है उसकी थोड़ी याद रहेगी मुझे। और अगर आपने राइट टू लाइफ से कनेक्ट करा था, जब आप लास्ट में इंट्रोडक्शन की थर्ड फोर्थ लाइन, 3 से 4 लाइनों का इंट्रोडक्शन होता है, जब आप इतना अटेम्प्ट कर लोगे तो लास्ट में आपको जो अर्बन हेल्थ केयर है उसको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आप बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट टू लाइफ प्रोवाइड करवाता है, और Yes, पैंडेमिक में क्या क्या हुआ हमारे साथ, राइट टू लाइफ रिटर्न हुआ है, किस किस वजह से हुआ, जनरल व्यू में वो बता सकते हो, एम्प्लॉयमेंट की वजह से, हेल्थ की वजह से, और फूड क्राइसिस आए। ये सब बताने के बाद आप लास्ट में अर्बन हेल्थ केयर बताना एक लाइन में, ताकि जब आप मेन बॉडी में अर्बन हेल्थ केयर को इंट्रोड्यूस करो तो एग्जामिनर को पता हो कि आपने इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी अर्बन हेल्थ केयर एक टच कर चुका है। आपको हल्का सा पासिंग रेफरेंस देना इंट्रोडक्शन में, और मेन बॉडी में उसे पूरा एक्सप्लेन करना है। इसका मॉडल आंसर अपलोड हो चुका है टेस्ट का, इसका 02 का, तो आप उसको देख सकते हो। थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? मैम जब हम वेरियस डायमेंशंस कवर करते हैं ना किसी ऐसे पे, और जब ऐसे का जब किसी स्पेसिफिक होता है, जैसे इमर्जिंग थ्रेट्स हो गया, तो मतलब उसमें इमर्जिंग में ज्यादा फोकस करता है। पर मतलब जैसे वेरियस डायमेंशंस भी, जैसे हेल्थ केयर में आपको बोला था राइट टू लाइफ वाले को हैम्पर करेगा, पर उसके मतलब और डायमेंशंस भी है। पर कभी कभी ऐसा होता है ना मैम कि मतलब हम बाकी डायमेंशंस में ज्यादा ध्यान दे लेते हैं, और जो स्पेसिफिक ऐसे मतलब रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए हमारे पास डाटा शायद उतना नहीं होता, पर और के लिए वेरियस डायमेंशन है उसके लिए ज्यादा होता है इंफॉर्मेशन, उसमें क्या उस टाइम क्या करेंगे मैम? उस टाइम आपको बैलेंस करना है अपना आंसर। फर्स्ट ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा किसकी कॉपी थी, शायद मैंने उसे 4 या 5 नंबर दिए थे 20 में से। उसने आप में से कोई कैंडिडेट था, उसने पूरा का पूरा
इंटरनल सिक्योरिटी का ऐसे साइबर सिक्योरिटी समझ के लिख दिया था, और लास्ट में 3 लाइनों में बायोलॉजिकल वॉरफेयर और इलीगल माइग्रेशन, इन 2 चीज को एक्सप्लेन करा था। तो उससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे कि आप साइबर सिक्योरिटी को तो पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो और बाकी डायमेंशन आपने टच ही नहीं करे हैं। मेक श्योर जब आप ऐसे लिख रहे हो और आपको पता है आपके पास एक चीज को लेके बहुत पॉइंट है, तो अपनी नॉलेज का शो ऑफ मत करो। एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको एक ही डायमेंशन पता है, बाकी डायमेंशन आपने पढ़े ही नहीं है या फिर आपको नॉलेज नहीं है। तो इसलिए अपने ऐसे को उस टाइम पे बैलेंस करो। और अभी आपके पास 6 महीने हैं, ऐसे में आप डाटा गैदर करो, स्मार्टली अटेम्प्ट करो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई डायमेंशन भी नहीं है, तब भी आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर रीडिंग करी है, आप उससे डाटा या कुछ एग्जाम्पल तो लिख ही सकते हो। डेली कुछ ना कुछ आ रहा है, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा। 300 वर्ड्स तो यार वैसे ही बहुत कम होते हैं, आप कितना उसमें ऐड कर सकते हो वो भी मैटर करता है। ऑल क्लियर? और किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं स्टार्ट करूं? मैम मेरा डाउट ये है कि बेसिक कोई भी ऐसे आता है तो मुझे समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या लिखना है। क्वेश्चन तो मैम समझ में आता है लेकिन डाटा को कुछ समझने तक कैसे शुरू करना है, क्या लिखूं इसमें, तो इसको लेकर मैम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मुझे जैसे लास्ट टाइम क्लास में मैंने सर से पूछा था तो सर ने कहा कि नेट से ट्राई करो, सर्च करो, उसके बारे में पढ़ो। तो फिर भी मैम अब इस बार तो मैंने ट्राई किया था, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे इसको, इसमें क्या लिखा जाए। इसमें क्रिप्टो करेंसी की जो ऐसे थी तो आपने उसमें क्रिप्टो नहीं समझ करेंसी में के आता बारे क्या में लिखा न्यूज़ जाए। पढ़ी? क्या मैम? क्रिप्टो करेंसी की न्यूज़ पढ़ी? कोई आर्टिकल पढ़ा उसके ऊपर? हाँ मैम, हाँ मैम। आपने पढ़ा था? तो जितना भी आपने कोई एग्जाम अभी तक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करे हैं? हाँ मैम 3-4 कर लिया हूँ, 5 में से 4 3 किए हैं। 4 के आपको जितना समझ आता है ना राहुल, आप उतना अटेम्प्ट करते जाओ। धीरे धीरे आपको लिखने की नॉलेज अपने आप आ जाएगी। अगर आप न्यूज़ पढ़ रहे हो ओके मैम। तो आप, अगर आप बहुत, ऐसा मत सोचो कि आपको अटेम्प्ट करते ही बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। ग्रेजुअली अपने मार्क्स इंप्रूव करोगे, वो ज्यादा बेटर होगा। कांस्टेंट परफॉर्मेंस देने से बेटर है आप ग्रेजुअली इंप्रूव करो। तो आप एक फर्स्ट टेस्ट में अगर आपको लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप एक काम करो, गूगल करो, उसके बारे में न्यूज को पढ़ो कि किस कंटेक्स्ट में है, और उसके बाद अटेम्प्ट करो, वो बेटर रहेगा आपके लिए। गुड ओके मॉर्निंग मैम। मैम। हेलो। ओके गुड मैम, मॉर्निंग। थैंक यू। ओके, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ मैम, मैम एक डाउट था रिगार्डिंग मैम पेपर 2। मैम जैसे ऐसे में कोई टॉपिक दिया गया है तो मैम जैसे उसके उसके पॉजिटिव में से एक पैराग्राफ लिख दें, तो जो दूसरा पैराग्राफ है क्या वही उसी को काउंटर करना है दूसरे पैराग्राफ में, जैसे आपने अभी बताया? काउंटर नहीं, हर टॉपिक के अपने पॉजिटिव होते हैं और उसकी कुछ क्रिटिसिज्म होती है। सो यू जस्ट हैव टू राइट दोस क्रिटिसिज्म। अगर वो पॉजिटिव को काउंटर भी कर रहे हैं तो ठीक है, क्रिटिसिज्म में काउंटर तो करेगी तभी तो वो क्रिटिसिज्म हुई। तो आपको एक पैराग्राफ देना है पॉजिटिव के लिए, अगर ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से है तो। जैसे मैम जैसे अभी कोई टॉपिक ऐसे आ जाता है जिसमें जैसे अपना अपना भी आप ओपिनियन रख सकते हैं, जैसे क्या है, जैसे कोई क्वेश्चन अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहा, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया तो मैम क्या, जैसे कैसे मैम ऐसे को मैम बैलेंस करें मैम, जैसे कि अभी उसमें ज्यादा किसी चीज पे दे रहे हैं तब भी तो एग्जामिनर सोचेगा कि इस पे ज्यादा क्यों ये पॉइंट दे रहे हैं, तब भी ये अगर नेगेटिव। जैसे कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपको अपनी थिंकिंग लिखनी है, अपने थॉट्स लिखने हैं, जैसे मनी कांट बाय हैप्पीनेस, किसी के लिए मनी इंपॉर्टेंट हो सकता है हैप्पीनेस के लिए, किसी के लिए नहीं हो सकता है, तो उसमें आप अपने हिसाब से लिखो। अगर कोई ऐसा टॉपिक है तो उसमें जब आपको ओपन टॉपिक दिया है जो कि ओपन टू इंटरप्रिटेशन है, तो आप उसमें न्यूट्रल चीज लिखो, जो आपके थॉट्स है वो भी लिखो, और लास्ट कंक्लूजन में अपने न्यूट्रल पॉइंट्स लिखो, आपको क्या लगता है। इस तरीके से अटेम्प्ट करो। आगे चल के ऐसे पेपर में और मैम क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं ऑडियो के थ्रू आपके ग्रुप में पॉइंट्स डाल दिया करूंगी कैसे अटेम्प्ट करने हैं और क्या करना चाहिए था, तो आप उसको जरूर सुन लेना एक बार। यस मैम। ओके मैम। मैम एक अच्छा लास्ट अब क्वेश्चन है मेरा। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है अभी क्लास का, उसके बाद हम क्लास के बाद डाउट लेंगे। ओके मैम। हाँ जी, पूछ। मैम जैसे ये जो ग्रामर का लैंग्वेज है, जैसे मैं टेंस फॉर्मेशन, जैसे मुझे डाटा पता है, अब मुझे लिखना कैसे है, मुझे वर्ड मीनिंग तो मैम पते रहते आते रहते हैं, लेकिन ये टेंस का फॉर्मेशन कैसे करना है, ग्रामेटिकल लास्ट टाइम मैंने लिखा था ऐसे, तो उसमें
सर ने कहा सेंटेंस ग्रामेटिकल फॉर्मेशन आप पुअर। पूछ रहे हाँ मैम, तो कैसे करूँ, ये इसके लिए क्या करूँ मैं? हो। देखो, सेंटेंस फॉर्मेशन अगर आप पूछ रहे हो तो वो आपको डेली डेली लिख के खुद इम्प्रूव करने पड़ेंगे, क्योंकि उसका तो आप प्रैक्टिस से ही ठीक होगा वो चीज। तो जब आप इसे ओके क्लियर ठीक है कर मैम। लोगे तो मतलब आप डेली डेली, ऐसा नहीं है कि हम संडे टू संडे टेस्ट लेते हैं तभी आप पेपर अटेम्प्ट करोगे। बीच में आपको कोई आर्टिकल अच्छा लगता है, उसको पढ़ा आपने, उसको बंद करा, और आपको जितना भी समझ आया है, जो भी आपका मीडियम है, इंग्लिश है, हिंदी है, जो समझ आया है वो लिखो अपना। ओके मैम, थैंक अब यू मैम। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज वुमेन एम्पावरमेंट पे क्लास होगी और साथ में पॉपुलेशन पे, और अगर टाइम बचता है तो हम एजुकेशन को टच करेंगे, वरना उसे नेक्स्ट क्लास में विल ट्राई टू कवर दैट। वुमेन एम्पावरमेंट, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट, ये तो इंग्लिश वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन होगी। वुमेन एम्पावरमेंट का लेमन सेंस में मतलब होता है टू एम्पावर वुमेन, टू मेक देम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड टू प्रमोट देम टुवर्ड्स द मेन। जहां पर मेन आज है वहां तक वुमेन को लेकर आओ और आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करो, दैट इज कॉल्ड एज समथिंग वुमेन एम्पावरमेंट। लेमन लैंग्वेज में सिंपल सिंपल है, टू मेक देम इंडिपेंडेंट। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Empowering women means giving them means to be financially independent and promoting their sense of self-worth, their ability to determine their own choices, and their right to influence social change for themselves and others. Rahul, please mute your mic. वुमेन एम्पावरमेंट बेसिकली आजकल बहुत न्यूज में है। आप कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप जितनी बार भी एग्जाम दोगे, प्रीवियस ईयर खोल के देखना, आपको वो टॉपिक हर बार मिलेंगे। जैसे सोशल इशू का वुमेन और सेफ्टी, ये हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन अलग तरीके से चेंज करके आया है। सेम इज फॉर इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से भी हमेशा हर बार क्वेश्चन आया है, किसी भी तरीके से आया हो बट हर बार आया है। तो ये हो गया वुमेन एम्पावरमेंट की डेफिनेशन। अच्छा, कोई भी जैसे टॉपिक हम कवर करते हैं और अगर आपके पास, आपको लग रहा है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एनेक्डोट है या फिर कोई कोट है, तो मेक श्योर है कि आप वो कोट लिख रहे हो। मैंने यहाँ पे कोट लिखे है वुमेन एम्पावरमेंट के, और बी.आर. अम्बेडकर का जो कोड है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कोड सबसे ज्यादा आप हर जगह वुमेन में यूज कर सकते हो, और डिप्रेस क्लासेस के लिए वो सबसे ज्यादा वेटी होते हैं। तो सारे भी याद ना कर सको तो मेक श्योर कि एक तो इनमें से आपको याद हो। I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved. अगर कोई वुमेन से टॉपिक आता है तो आप इस कोड को लिख के स्टार्ट कर सकते हो अपना ऐसे। एंड दीज आर सम की स्टैटिस्टिक्स। मैं हर बार बोलती हूँ कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या कोई मैगजीन पढ़ते हो, उससे डाटा लेते हो तो इट्स नोट्स में ही ऐड कर लो। जितना हम ऐड करके दे रहे हैं दैट इज सफिशिएंट, बट और भी कोई चीज आती है तो आप ऐड करो अपनी तरफ से। लाइक सेंसस के हिसाब से वुमेन लिटरेसी रेट इज 65%। अभी जो सेंसस आएगा, जब भी आएगा, वो अभी डिले हो गया है पर जब भी आएगा आप इसे अपडेट कर लेना। जेंडर लिटरेसी गैप is of 16%, but the recent trends show that this gender literacy gap has been decreasing. जेंडर लिटरेसी गैप का मतलब है मेल और फीमेल लिटरेसी का जो गैप है उसका मतलब होता है जेंडर लिटरेसी गैप। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वुमेन्स का कम हो गया है। 2005 में इट वाज समथिंग 34%, बट अभी रिसेंट डाटा के हिसाब से 29% हो गया है। और चाइल्ड मोर्टालिटी रेट इंडिया में फीमेल्स का हाई है मेल से ज्यादा, जबकि वर्ल्ड कंट्रीज में इट्स जस्ट द अपोजिट। वर्ल्ड कंट्रीज में जो चाइल्ड मोर्टालिटी रेट है वो मेल्स का ज्यादा होता है, बट इंडिया में ये अलग ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। नेक्स्ट इज दिस इज डायमेंशंस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में यूज आप कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ये आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि बहुत को पता नहीं होता है कि डायमेंशंस कौन कौन से कवर होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट में। तो जस्ट ये एक सी थ्रू है। सबसे पहला सोशल एंड कल्चर एम्पावरमेंट। रोहित कुमार अपना माइक म्यूट करिए। रोहित अपना माइक म्यूट करिए। ओके, सोशल एंड कल्चरल एम्पावरमेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेके सुप्रीम कोर्ट का एक रीसेंट डिसीजन भी आया है कि वुमेन भी अलाउड होगी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हायर करने में, देयर आल्सो अ को-पार्टनर। और फैमिली डिसीजन में
फैमिली डिसीजन में देखा गया है जनरली मेल मेंबर ऑफ फैमिली का होल्ड रहता है, वुमेन्स का होल्ड नहीं रहता है, या फिर तो बैक एंड पे खड़ी होती है। तो ये भी एक सोशल और कल्चरल एम्पावरमेंट में पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट इज वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, डाउरी, हरासमेंट एंड राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी। फिर आता है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। वुमेन लेजिस्लेटर बहुत कम है इंडिया में, जितनी पॉपुलेशन के हिसाब से जो वुमेन लेजिस्लेटर है वो काफी कम है इंडिया में। तो 33% का रिजर्वेशन जो प्रोवाइड करवाना था, जो बिल था सेंट्रल लेवल पे, वो अब तक पास नहीं हुआ है। बट वो बिल लोकल इलेक्शंस में पास हो चुका है। तो हमें पंचायत इलेक्शन में वुमेन कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। वो जो रीजन है वो एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की वजह से वुमेन एम्पावरमेंट हुई है। जो लोअर लेवल ऑफ डेमोक्रेसी पे जो हमें वुमेन का पार्टिसिपेशन हाई देखने के लिए मिला है, वो सिर्फ इसलिए है कि 33% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट के थ्रू। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अपने लॉज बनाए हैं, पर अगर यही लॉ सेंट्रल पे बात करी जाए तो वो लॉ अब तक पास नहीं हुआ है सेंट्रल लेवल पे। इसलिए इंडिया की बहुत ज्यादा नीचे है रैंकिंग इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में। और नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेशन होता है पार्टी लेवल पे। किसी ने वो ऑडियो भी सुनी होगी, बहुत वायरल हो रही थी कि आप वुमेन लेजिस्लेटर को आगे आने देंगे, इससे बेटर है आप मेल कैंडिडेट को आगे आने दें, उन्हें एक एज अ स्टैचू यूज करें। तो आप धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीजें वायरल होती रहती है, तो उससे पता चलता है कि कितनी डिस्क्रिमिनेशन है पार्टी लेवल पे भी। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। ग्लास सीलिंग इफेक्ट होता है। ग्लास सीलिंग इफेक्ट का मतलब होता है बेसिकली कि एक अननोन बैरियर क्रिएट किया जाता है वुमेन की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में। जो भी कॉर्पोरेट हाउसेस में उन्होंने नोट करा होगा कि एक इनविजिबल सा बैरियर है आपकी प्रमोशन में, आपके वेज में, आपके वर्क कल्चर में। वो दिखता नहीं है, बट दैट इज कॉल्ड एज ग्लास सीलिंग बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट। बट कहीं ना कहीं आपको बीइंग अ वुमेन यू आर डिस्क्रिमिनेटेड बिकॉज ऑफ योर जेंडर। आप वुमेन है, आपकी प्रमोशन लेट आती है, या फिर आपको जो वर्क आप कर रहे हो उसका एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, कोई और आपका एप्रिसिएशन लेके चला जाता है, मोस्टली द अदर जेंडर। और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज करना है बिकॉज वो सिर्फ 29% है, वर्ल्ड एवरेज से बहुत कम है। और वेज गैप हमेशा रहता है। इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज्यादा वेज गैप देखने के लिए मिलता है वुमेन और मेन की इनकम में। वही काम अगर मेन करेगा तो उसका वेज ज्यादा होगी कंपेयर टू व्हाट वुमेन इज डूइंग। और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इशू से मतलब है कि क्रच फैसिलिटी नहीं है, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती है। क्रच फैसिलिटी का भी एक मेन ये रीजन है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स कोशिश ही नहीं करते क्रच फैसिलिटी को प्रोवाइड करवाने की। दे टेंड टू एम्प्लॉय अनमैरिड वुमेन, बट जैसे ही उन्हें लगता है कि एक वुमेन मैरिड है तो दे थिंक कि एक तो मैटरनिटी लीव का प्रोविजन है तो मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी फालतू में, वेस्टेज ऑफ मनी। सेकेंडली वो सोचते हैं कि क्रच फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो इस वजह से वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी। एक क्रच फैसिलिटी का मतलब होता है बेसिकली जब वुमेन वर्क पे जाती है तो उसका छोटे बच्चे को कौन संभालेगा। जो उनके छोटे बच्चे होते हैं उनको वो वर्क पे ले जा सकती है, और वहां पे एक क्रच फैसिलिटी होनी चाहिए जहाँ पे आप अपने बच्चों को छोड़ दो। पर्टिकुलर उसके डायमेंशंस डिफाइंड है उस रूम के कितने होने चाहिए, उसमें 3 कीपर होने चाहिए, एक सिक्योरिटी गार्ड, एक हाउसकीपर और एक मेंटोर होना चाहिए जो आपके बच्चों का ध्यान रखे। और आपको दिन में 3 से 4 ब्रेक मिलते हैं क्रच फैसिलिटी को विजिट करने के लिए। क्रच फैसिलिटी का मतलब ये होता है आप अपने बच्चों को वर्क प्लेस पे ले जा सकते हो और एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पे आप उसे छोड़ सकते हो। ये इंडिया में कॉन्सेप्ट बहुत लेट आया है, बट वेस्टर्न कंट्रीज में, यूएसए में क्रच फैसिलिटी बहुत पहले से यूज में है। यूएस तो खैर पैटर्निटी लीव को भी आइडेंटिफाई करता है, इंडिया पैटर्निटी लीव को आइडेंटिफाई अब तक नहीं करता है। मतलब ये है कि जो मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉज के हिसाब से वो सिर्फ मैटरनिटी के लिए है। अगर कोई सिंगल पेरेंट है, अगर कोई मैन है और वो सिंगल पेरेंट है जिसकी वाइफ नहीं है या डिवोर्सी है, तो उसको अपने वार्ड की चिल्ड्रन की टेक केयर करने के लिए लीव मिलनी चाहिए, बट वो इंडिया में अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं हुई है जैसे मैटरनिटी लीव रिकॉग्नाइज हुई है। तो ये एक जेंडर बायस है, बट ठीक है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन वैसे भी वुमेन फेस कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 ने जेंडर इनइक्वालिटी के डायमेंशंस डिफाइन करे थे। वो डायमेंशंस ये थे कि एक तो होता है एजेंसी के थ्रू, दैट इज आपकी घर में डिसीजन मेकिंग पावर कितनी है वुमेन्स की, वो डिटरमाइन करता है। अच्छा मैं करती हूँ।
आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को आइडेंटिफाई करना घर में वो मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको पहले बताया कि वुमेन जनरली बैकडोर या बैकएंड पे डिसीजन में खड़ी होती है, बट वो फ्रंट पे बहुत रेयर आती है। मिडिल क्लास फैमिली में आती है, बट अगर लोअर क्लास फैमिली और हायर क्लास फैमिली की बात करें तो वुमेन का पार्टिसिपेशन कम है। ये एक बहुत ही मिसनॉमर है। अगर आप डाटा देखोगे तो पता चलेगा कि जो एजुकेटेड इंडियंस है ना, जो एजुकेटेड लड़के हैं, वो डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत ज्यादा कहते हैं बहुत एक्टिव है उनके केसेस। तो एजुकेशन का फर्क नहीं है, दिस इज अबाउट योर सोशल वैल्यूज, हाउ गुड यू हैव बीन थ्रू योर अपब्रिंगिंग। आपने सोशल वैल्यूज में क्या आइडेंटिफाई करा है, आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, या आपने बचपन में क्या देखा है, वो डिटरमाइन करेगा कि हाउ यू गोइंग टू बिहेव इन द सोसाइटी। नेक्स्ट इज एटीट्यूड। वुमेन का खुद का एटीट्यूड क्या है वायलेंस को लेके। बहुत टाइम ऐसा होता है डोमेस्टिक वायलेंस हुई, खुद वुमेन चुप होके बैठ जाती है, इवन इफ समवन एल्स ट्राइज टू हेल्प देम वो फिर भी मना कर देती है। तो ये एक एटीट्यूड है, बहुत वुमेन्स का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। किसी किसी का एटीट्यूड होता है कि कोई बात नहीं, चलता है ये। तो ये जो चलता हुआ एटीट्यूड होता है ना, इसको इकोनॉमिक सर्वे ने आइडेंटिफाई करा है। और लास्ट है आउटकम, कि इतने सब चीजों के बाद अगर गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव ले रही है तो उसका आउटकम क्या आ रहा है। आउटकम फीमेल एम्प्लॉयमेंट पे क्या आ रहा है, जो सन प्रेफरेंसेस की बात करते हुए आ रहे इतने साल से पेट्राइकल माइंडसेट में, उसमें क्या आउटकम आया है, और एजुकेशनल लेवल्स में क्या आउटकम आया है। तो ये डायमेंशंस इकोनॉमिक सर्वे ने आइडेंटिफाई करे थे फॉर जेंडर इनइक्वालिटी के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं चैलेंजेस टू वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे बड़ा चैलेंज तो गर्ल चाइल्ड का सर्वाइवल ही है, बिकॉज अपने आप में सर्वाइव करना, फीमेल फिटिसाइड के केसेस इंडिया में बहुत ज्यादा है, उसको पास ओवर करना वही एक सबसे बड़ा चैलेंज है अपने इंडिया में। तो इंडिया हैज वन ऑफ द हाईएस्ट फीमेल फेटिसाइड इंसिडेंट एंड केसेस ऑफ सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। बेसिकली 2004 में या 3 में लॉ लेकर आए थे टू डिसरिगार्ड द सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन। आप अपना जेंडर टेस्ट करवाते हो और जैसे आपको पता चलता है कि दैट अ वॉम्ब इज कैरिंग अ गर्ल चाइल्ड, आप उसे अबॉर्शन के लिए ले जाते हो। तो इसको काउंटर करने के लिए सरकार लॉ लेकर आई थी, बट उसके जो लूप होल्स है उसको मिसयूटिलाइज किया जा रहा है। और या फिर आपने देखा होगा बहुत छोटे शहरों में बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे डॉक्टर्स मतलब ओपनली तो नहीं, बट हाँ बिना किसी उसके अबॉर्शन या सेक्स सिलेक्टिव सर्जरी करवा देते हैं। तो ये एक लॉ है, मतलब एक ये प्रॉब्लम है जो काउंटर नहीं कर पा रहे सरकार अभी भी। नेक्स्ट इज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। पोवर्टी, पेट्राइकल माइंडसेट और डिस्क्रिमिनेशन, ये 3 बड़े रीजन हैं क्यों वुमेन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में पीछे रह जाती है। आपने देखा होगा बचपन में भी अगर आप किसी के साथ अगर ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो तो लड़कों को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है हर चीज में। अगर लड़का 8 बजे के बाद घर में आ रहा है, इवन देन दैट इज ओके, बट अगर आप लड़की 6 बजे के बाद भी घर में आ रही है एंड दैट्स बिकम अ बिग इशू। ये एक चीज हो जाती है। सेकेंडली, खाने की जब बात आती है तो अगर घर में खाना कम है तो मदर ऑफ द फैमिली एंड ऑब्वियसली द गर्ल चाइल्ड ऑफ द फैमिली वो भूखे रह जाएंगे या वो अपनी डाइट कम कर लेंगे, बट द फादर, द ग्रैंडफादर और जो भी मेल मेंबर है फैमिली का, उसकी डाइट कंप्लीट होनी चाहिए। तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेशन एंड पेट्राइकल माइंडसेट। फिर है चाइल्ड मोर्टेलिटी इज हायर फॉर फीमेल्स, ये आपको मैंने बता दिया है। इसका एक फ्लॉ ये है कि हम बार बार सुनने के लिए मिलता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, कितनी ज्यादा डेथ हो रही है बिकॉज मदर्स की आफ्टर गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, और कितने ज्यादा चाइल्ड अंडर नरिश्ड है। वो रीजन ये है कि जो गर्ल होती है जब उसकी शादी जल्दी हो जाती है तो अर्ली प्रेगनेंसी के केस में अंडर नरिश्ड होती है वो। जब अंडर नरिश्ड वो खुद होगी तो जो बेबी बोर्न होगा वो खुद लो बर्थ वेट बेबीज होते हैं। उनको आपको चीजें प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क बन जाता है, क्योंकि जो आप मदर के थ्रू न्यूट्रिशन लेके आते हो ना, दैट इज इनबिल्ट, वो पैसिव होता है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए गर्ल के न्यूट्रिशन लेवल पे या उनकी न्यूट्रिशन नीड पे ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट सरकार की स्कीम भी है, आयरन और फॉलिक एसिड प्रोवाइड करवाती है सरकार टीनेज गर्ल्स को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को और फॉस्टर मदर को, सबको जो भी इस एज ग्रुप में आते हैं उनको प्रोवाइड करवाते हैं।
iron or folic acid tablets. Third is educational opportunities. लिटरेसी गैप 16% है. जो हाई ड्रॉप आउट, अनुभव प्लीज म्यूट योर माइक. अनुभव म्यूट योर माइक. जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम देखने दिख रही है बेसिकली वो इस वजह से होती है कि हमारे पास सेपरेट टॉयलेट्स नहीं है. जो आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसमें स्पेसिफिकली बोला गया है, ऐड करा गया है दैट एवरी स्कूल शुड हैव अ सेपरेट टॉयलेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स. और एक जोनेशन की गई है कि 2, 3 and 5 किलोमीटर पे स्कूल होंगे. बट ये हर जगह फॉलो नहीं हो रहा है. जहाँ पे ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है उसका रीजन ये है कि टॉयलेट सेपरेट नहीं है, या फिर कहीं कहीं जगह पे तो टॉयलेट है ही नहीं. तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वुमेन जाना जरूरी समझती नहीं है. सेकेंडली, जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, जैसे बैकवर्ड एरिया में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है, वहां पे सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं कि इतना बड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके आप जाओगे, रास्ते में कुछ हो गया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा. तो इस वजह से ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा होते हैं. जो मेजर कंसर्न होता है ड्रॉप आउट का वो यही होता है, क्योंकि 5th क्लास तक के स्कूल जो एलिमेंट्री लेवल हम बोलते हैं वो हर जगह सरकार ने पहुंचा दी है. तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है वो 100% हो गया है. बट सेकेंडरी लेवल की जो स्कूल है और कॉलेज तो बहुत ही कम है. सेकेंडरी लेवल के स्कूल आपके एरिया में आपको बहुत लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है किसी किसी एरिया में. तो ये एक प्रॉब्लम आती है. और अगर कॉलेज की बात की जाए तो वो तो कुछ सेंटर्स ही हैं जहाँ पे प्रॉपर कॉलेज एजुकेशनल मिलती है. तो वहां तक तो वुमेन का पहुंचना थोड़ा और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसलिए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो ग्रेजुएशन लेवल पे वुमेन्स का और कम है, क्योंकि घर से बाहर निकलना पड़ता है. एंड सबके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं कि आपको घर से बाहर निकलने में हेल्प करे या आपको अलाउ करे इतनी दूर जाने के लिए पढ़ाई के लिए. ओके, नेक्स्ट इज चाइल्ड मैरिज के केसेस. चाइल्ड मैरिज के केसेस हमें देखने के लिए मिल रहे हैं आज भी, और सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज के केसेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में आते हैं. और ये केसेस बहुत ही ज्यादा अंडर रिपोर्टेड होते हैं. एक नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चीफ का एक इंटरव्यू था, अब वो रिटायर हो गई है, तो उन्होंने शायद दी वायर पे या किसी पे इंटरव्यू दिया था. आई एम सॉरी. तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत टाइम जब हम चाइल्ड मैरिज को रोकने जाते हैं तो हमें सुनने के लिए मिलता है कि आप क्यों किसी लड़की का भविष्य खराब कर रहे हो. जो ये लाइन थी, बेसिकली इस लाइन से ये पता चलता है कि पेरेंट्स का, सोसाइटी का ये सोचना है कि अगर लड़की की जल्दी शादी हो जाएगी तो वो सेटल जल्दी हो जाएगी. जो ये सेटल वर्ड है ये वो मैरिज के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं. यहाँ पे प्रॉब्लम आती है माइंडसेट की. तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा माइंडसेट है वो अभी भी 90s में ही चल रहा है. दैट इज टू पेट्राइकल टू बी प्रेजेंट इन 21st सेंचुरी. तो बेसिकली जिस चीज की जरूरत है यहाँ पर वो है, चाइल्ड मैरिज के लॉज भी है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जरूरत है वो है माइंडसेट को चेंज करने की और अवेयरनेस इंक्रीज करने की. आपने न्यूज में सुना होगा लॉकडाउन के टाइम पे जब पॉवर्टी आई तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस और चाइल्ड मैरिज के केसेस वो बढ़ गए बहुत ज्यादा. डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस तो शायद मेरे ख्याल से 40 to 60% स्पाइक देखने के लिए मिला है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में लॉकडाउन के टाइम पे. और चाइल्ड मैरिज के केसेस में भी बहुत स्पाइक आया है क्योंकि अंडर रिपोर्टिंग हुई है केसेस की. बहुत ज्यादा केसेस रिपोर्ट भी नहीं हुए चाइल्ड मैरिज के, और सेकेंडली पता भी नहीं चला है. जब चाइल्ड मैरिज हो गई है उसके बाद पता चला है. तो ये एक प्रॉब्लम है आपके सोसाइटी में, माइंडसेट की प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आप लॉज हर चीज के लिए नहीं बना सकते हो. जब लोगों की सोच ऐसी होगी कि लड़कियों को जल्दी सेटल करना है, और सेटल एजुकेशन के टर्म्स में या एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में नहीं, सेटल करना है शादी के टर्म्स में, तो आपको वो सोच बदलनी पड़ेगी. पहले ही आपको माइंडसेट, यू हैव टू चेंज दैट. नेक्स्ट है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन. इसके ऊपर तो यूपीएससी अलग से क्वेश्चन भी पूछ सकता है. मैंने तो फिर भी छोटा सा ही डिस्क्राइब करा है, क्योंकि ये चीज ऐसी है जो आपको डेली आप न्यूज में पढ़ रहे हो तो डेली आपके पास डाटा रहता है. जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैंने ऐड करे यहाँ पे. सबसे इम्पोर्टेंट है राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी. वुमेन का अपनी खुद की बॉडी पे राइट नहीं होता है, स्पेशली आफ्टर मैरिज. मैरिटल रेप के बहुत सारे केसेस सुने हैं, क्योंकि शादी के बाद एक आपको हमारे इंडियन ट्रेडिशन के हिसाब से हस्बैंड के पास लाइसेंस है टू टच हर वाइफ.
लेकिन कितने केसेस में वाइफ आर्ग्यू करती है या प्रोटेस्ट करती है उसका डाटा हमारे पास नहीं है। अब जाके न्यूज आने लग गई है कि मैरिटल रेप को भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसके मतलब सपोर्ट में नहीं है रिकॉग्नाइज करने के। गवर्नमेंट का ये मानना है मैरिटल रेप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मिसयूज हो सकता है, जैसे डॉरी केसेस यूज हो रहे हैं। तो इस और दूसरा ये है कि वो जो शादी का जो फैब्रिक है, जो डेलिकेट फैब्रिक इंस्टीट्यूशन, बेसिकली शादी को हम एक मैरिज को एक इंस्टीट्यूशन की तरह देखते हैं इंडियन सोसाइटी में, जिसे तोड़ना या ब्रोक करना समथिंग अनऑस्पिशियस। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है कि अगर आप शादी के इंस्टीट्यूशन पे भी सवाल उठाना शुरू कर दोगे तो इन सोसाइटी का फैब्रिक डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये है राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी। सेकंड है डॉरी एंड हरासमेंट बाय इन लॉज। अभी रिसेंटली डॉरी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आया है, तो वो आपको पता होना चाहिए, हम आगे डिस्कस कर लेंगे, बट फिर भी बहुत रिसेंट है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या स्टैंड आया है। ये मैंने एक रिपोर्ट भी डाली थी, डॉरी डेथ्स इन इंडिया, तो वो इसी टॉपिक से रिलेटेड थी, जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड था। फिर हमारे पास एक डाटा है कि एनसीआरबी डाटा के हिसाब से 88 पर डे केसेस हो रहे हैं डॉरी और हरासमेंट के 2019 में। और एसिड अटैक विक्टिम, वो दीपिका पादुकोण की मूवी आई थी, उसमें उसने उसकी स्ट्रगल दिखाई थी। एसिड अटैक की प्रॉब्लम अब केसेस कम हो गए हैं, बट 2000 के टाइम पे केसेस बहुत ज्यादा थे। तो उसमें उसकी एक जर्नी दिखाई थी, कैसे उसको एक एसिड जो कि एक पूरी बॉडी आपकी खराब कर सकता है, उसको इलीगल करने के लिए भी उसे कितनी फाइट करनी पड़ी थी, सिस्टम के अगेंस्ट जाना पड़ा था। अब तो एसिड आप फ्री में या ऐसे बिना किसी जान पहचान के नहीं ले सकते हो, आपको अपनी आईडी दिखानी होगी तभी आपको एसिड मिलेगा। तो इस चीज को लीगलाइज करा था सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के थ्रू, लक्ष्मी के केस के थ्रू। नेक्स्ट है चैलेंजेस फेस्ड बाय वर्किंग वुमेन। ये मैंने ग्लैंस थ्रू में इसलिए दिया है क्योंकि आगे डिस्कस हो जाता है ऑलमोस्ट। वर्किंग वुमेन के क्या चैलेंजेस हमने दो तरीके से डिवाइड करे हैं, एक फैमिली के इंस्टीट्यूशन के टर्म्स में और एक वर्क प्लेस के। जब भी आपकी किसी की मदर अगर वर्किंग है तो आपने नोट करा होगा उन्हें बैलेंस करना पड़ता है, अपना वर्क प्लेस भी और अपनी फैमिली भी। कभी कभार इतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं कि बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले तो फैमिली ड्यूटीज को बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है, आप अपनी फैमिली ड्यूटीज को कैसे बैलेंस करोगे। सेकेंड इज टाइम बैलेंस। कभी कभार ऑफिस आवर जब लंबे चलते हैं तो आपको फैमिली को भी टाइम देना है और अपने ऑफिस को तो ऑब्वियसली देना है, बिकॉज यू आर गेटिंग पेड फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे आपको दिक्कत आती है। फिर आती है मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी। मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से मैं आपको बता रही थी क्रच फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, क्रच फैसिलिटी के भी अपने अलग रूल है। अगर आपका 8 साल का 10 साल का बच्चा है तो आप उसे क्रच में नहीं ला सकते हो, तो उसको घर पे कौन देखभाल करेगा उसकी, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुश्किल हो जाती है। और फिर खुद की हेल्थ का, वर्किंग वुमेन की हेल्थ सबसे ज्यादा अफेक्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के हिसाब से जो वर्किंग वुमेन होती है उनकी हेल्थ सबसे ज्यादा डिटोरेट होती है, क्योंकि जो लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है फैमिली और वर्क प्लेस में बैलेंस करने का, वो उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम एट वर्क प्लेस, अनइक्वल पे होती है, इनसफिशिएंट मैटरनिटी लीव होती है। मैटरनिटी लीव कई बार अनपेड भी कर देते हैं, ऑल्दो इसके लिए लॉ है, बट फिर भी हर लॉ के अपने लूप होल्स होते हैं तो वो यूटिलाइज हो जाते हैं। क्रच फैसिलिटी नहीं होती है, ग्लास सीलिंग बैरियर और मेंटल एंड फिजिकल हैरासमेंट। एक दिल्ली का केस भी आया था, दिल्ली होटल का, मैनेजर ने बदतमीजी करी थी, तो वो चीज आपने नोट करी होगी, वो वीडियो बहुत वायरल हुई थी। तो ये पता चलता है उससे कि कितनी इजीली आप वर्क प्लेस पे वुमेन का हरासमेंट हो जाता है। इसके लिए विशाखा गाइडलाइन आई थी सुप्रीम कोर्ट की टू काउंटर दिस प्रॉब्लम। इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट है स्टेप्स टू बी टेकन फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। हमें वो क्या करना चाहिए सो दैट वी कैन एम्पावर अवर वुमेन। सबसे पहला तो स्ट्रेंथनिंग एजुकेशनल लेवल। आप किसी भी कम्युनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हो ना, तो मेक श्योर कि गर्ल चाइल्ड या फिर वुमेन उस कम्युनिटी की एजुकेटेड है। अगर आप एजुकेशन की टर्म्स में देखोगे तो केरला सबसे आगे है लिटरेसी गैप में, वहां पे फिर भी हालात वुमेन्स के थोड़े सही है। बट अगर आप ईस्टर्न रीजन में देखोगे या फिर आप नॉर्थन स्टेट्स में देखोगे, स्पेशली ईस्टर्न रीजन, वो जो बैकवर्ड एरियाज में है, वहां पे एजुकेशनल लेवल कम है, तो वहां पे जो प्रॉब्लम्स है वुमेन्स की वो भी बहुत ज्यादा है। तो इसलिए आपको एजुकेशन लेवल को स्ट्रेंथन करना चाहिए, गर्ल्स का एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना चाहिए,
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल बैकवर्ड कॉलेजेस मतलब एरियाज में मतलब एस्टैब्लिश करना चाहिए। एजुकेशनल बैकवर्ड रीजन्स हम उनको बोलते हैं जहाँ पे लिटरेसी रेट कम है और वहाँ पे आसपास कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है फर्दर स्टडीज के लिए। तो वहां पर हमें गवर्नमेंट को जो जोनेशन है, जिससे हमने प्राइमरी लेवल पे 100% एनरोलमेंट रेशियो अचीव करा है, वैसे हमें सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल पे भी एटलीस्ट 50% रेशियो अचीव करना चाहिए। तो एजुकेशन लेवल को बढ़ाना चाहिए। सेकेंड इज स्ट्रेंथनिंग एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क। क्राइम अगेंस्ट वुमेन के लिए जो लॉज है वो बहुत ही इनसफिशिएंट होते जा रहे हैं, तो उनको स्ट्रिक्ट करना चाहिए। और जो केसेस है वो इतने लंबे चलते हैं, कभी कभार निर्भया का केस 2012 का था, वो अब तक डिस्पोज हुआ है। अब देखो, एक केस स्पीडी डिस्पोजल का मतलब है मैक्सिमम 1 से 2 साल, बट अगर केस 3 साल 4 साल खिंच रहा है तो वो स्पीडी डिस्पोजल नहीं आता। इसमें जो कल्प्रिट है उसकी आइडेंटिटी आउट हो जाती है और जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी भी लॉस्ट हो जाती है। तो एक जो सोसाइटी में एक परसेप्शन बनता है विक्टिम के लिए स्पेशली, वो बहुत ही नेगेटिव बन जाता है। तो इसलिए स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए केसेस का, तभी जस्टिस की डिलीवरी इंश्योर होगी। थर्ड इज ब्रिंगिंग वुमेन इन लीडरशिप रोल। इसका मतलब ये है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। स्टार्टअप इंडिया की स्कीम है जो कि SC ST और वुमेन को प्रमोट करती है फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो वो गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। सेकेंड इज रिजर्वेशन फॉर वुमेन फॉर इंक्रीजिंग देयर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। जब वुमेन्स खुद पॉलिटिकल फोरम में आएगी तभी वो अपनी डिमांड्स को और अच्छे से कैटर कर पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, बीइंग अ यूथ एंड अ वुमेन, अगर मैं अपनी पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट करूं तो जो वुमेन या पूरे ग्रुप की प्रॉब्लम्स होगी ना, वो अच्छे से प्लेस होगी। जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में डाइवर्जन होता है, जैसे मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम माइनॉरिटीज की जो प्रॉब्लम है वो आगे लेके आते हैं, तो हमें पता होता है मेन स्ट्रीम में कि मुस्लिम माइनॉरिटी की प्रॉब्लम क्या है। ऐसे ही अगर कोई डिप्रेस क्लासेस से आएगा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आगे लेके आएगा, तो हमें डिप्रेस क्लासेस की भी प्रॉब्लम पता चलती है। सेम इज फॉर वुमेन एंड यूथ ऑल्सो। यूथ पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है पॉलिटिकल अरेना में और वुमेन पार्टिसिपेशन भी बहुत कम है। अगर ये दोनों सामने आएंगे, फ्रॉम यूथ पार्टिसिपेशन आएगा तो शायद बहुत ज्यादा डिमांड उठेगी एम्प्लॉयमेंट की। यूथ के लिए सबसे आज के टाइम पे इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल सेट इंडिया में बहुत कम है। अगर वुमेन सामने आएगी तो अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएगी, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है सेफ्टी एंड कंसर्न ऑफ वुमेन। जो सेफ्टी है वो मेजर कंसर्न है वुमेन का। सेकंड, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन बढ़ रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने में मतलब उसको काउंटर करने के लिए वुमेन आगे आएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर अरेना से लोग आगे आए। तो पंचायत एक सीरीज आई थी, किसी ने वो देखी है? क्योंकि उसमें चलो हम इसके बाद डिस्कस करते हैं। यस मैम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। उस सीरीज से बहुत अच्छा एग्जांपल था। फोर्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जब एक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है ना, तो शी मेक श्योर कि वो अपने डिसीजन खुद ले। सी फॉर टाइमिंग, इफ यू आर एम्प्लॉयड एट 21 ऑफ योर एज, तो आप अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करोगे। और कहीं ना कहीं अगर आपके पेरेंट्स पेट्राइकल माइंडसेट के है भी ना, तब भी उन्हें पता होगा कि हमारी बेटी हमें इनकम के थ्रू सपोर्ट कर रही है, तो आपके डिसीजन में आपके साथ रहेंगे। उनका जो माइंडसेट है वो चेंज होता जाएगा। आप सब अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप कमाने लग जाओगे तो आपकी फैमिली में एक, बोलते हैं ना कि इंडियन सोसाइटी में एक चीज है कि जब आप कमाने लग जाते हो तो आपकी वैल्यू फैमिली में बढ़ जाती है। तो वो वुमेन के साथ भी है। अगर आप कमाने लग जाओगे तो आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे फाइनेंशियली, तो आपको ये डर नहीं रहेगा कि सामने वाले ने अगर मुझ पे हाथ उठा दिया तो मैं कल को कहाँ जाऊंगी। आप उसे काउंटर कर सकते हो। तो बहुत जरूरी है एक सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज करने के लिए या सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी की तरफ वुमेन्स को इंक्रीज करें, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में वुमेन को भेजे, और जो प्रॉब्लम है ग्लास सीलिंग बैरियर की उसको एड्रेस करें। लास्ट है चेंज इन माइंडसेट। ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही जरूरी है। एक बहुत सारे इंटरव्यू आते रहते हैं, मेरे ख्याल से मिशेल ओबामा का भी इंटरव्यू था कि अगर आपको चेंज करना है ना तो सबसे पहले आप वुमेन को चेंज करो, कम्युनिटी की। एक बहुत छोटी छोटी सी चीज है, आप माइंडसेट चेंज करोगे, ओनली देन यू कैन डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी। लॉज के थ्रू आप एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेके आ सकते हो सोसाइटी में, बट अगर माइंडसेट चेंज करना है, आपको बड़े लेवल पे लॉन्ग टर्म में इफेक्ट चाहिए, तो आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। जैसे पहले
पढ़ाई के लिए भी अलाउड नहीं होता था। आपकी थीम्स में बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने छुप कर पढ़ाई करी है, उनके उन वुमेन्स के भी नाम हैं जिन्होंने छुप कर पढ़ाई करी है। अगर अब आप देखोगे तो वो चेंज हुआ है, क्योंकि माइंडसेट में गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेकर आई है, अवेयरनेस कैंप चलाए हैं, बहुत सारे एनजीओ आगे आए हैं, और दूसरा फ्री एजुकेशन मिली है। एजुकेशन बीइंग सीन एज अ पब्लिक गुड, जब फ्री एजुकेशन मिली है तो पेरेंट्स ने भी मोटिवेट करा है कि ठीक है आप भी पढ़ो। तो ये जो चेंज आया है लॉन्ग टर्म में, जो वुमेन के एजुकेशनल लेवल में चेंज आया है, वो इस वजह से आया कि माइंडसेट में चेंज आया है। और अगर आप चाहते हो कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी कम हो, तो आपको माइंडसेट में ही चेंज लाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन वुमेन। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक ऑन वुमेन। सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो ये था कि डोमेस्टिक वर्क इंक्रीज हो गया था। ऑलरेडी वुमेन आर ओवरबर्डन विद डोमेस्टिक वर्क। जो वर्किंग वुमेन होती है उनका तो वर्क बर्डन और भी ज्यादा डबल हो जाता है। एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट, many of the working women have been seeing harassment at the workplace and then at the home also। जो उनका वर्क बर्डन भी इंक्रीज हो जाता है, जो उनका केयर गिविंग टाइम है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और पैंडेमिक के टाइम पे सबने विटनेस करा होगा, अलग अलग लोग अलग अलग चीजें बना रहे थे। मतलब कुछ लोग तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, पर वहीं पे जो आपकी मदर थी, आपकी सिस्टर थी, वो सब लगे हुए थे अपने डिशेस में। कभी केक बन रहा है, कभी कुछ बन रहा है। तो ये जो एक इनइक्वालिटी है ना, ये शो करता है कि जो वुमेन थी फैमिली की, वो बेसिकली इस चीज में ही इन्वॉल्व हो गई थी, केयर गिविंग वर्क में। उनका डोमेस्टिक हाउस होल्ड वर्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, 47% इंक्रीज हो गया था, और अनपेड केयर वर्क 41% इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट है इशू रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। बहुत वुमेन को कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल नहीं हो पाई, तो इस वजह से उन्हें अनमेट प्रेगनेंसी का विटनेस करना पड़ा, जो कि एक मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। तो ये एक इशू था। और एक है वाइडनिंग जेंडर एम्प्लॉयमेंट गैप। सीएमआई की रिपोर्ट के हिसाब से 60% मेल की नौकरी सिक्योर थी, बट ऐसी सिक्योरिटी सिर्फ 19% वुमेन ने ही विटनेस करी। अब आप लगा लो कि जो बाकी 20% के आसपास वुमेन है, उनकी जॉब कितनी अनसिक्योर होगी, जबकि 60% मेल की जॉब सिक्योर थी। तो ये एक प्रॉब्लम थी। लास्ट है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत बढ़ गए थे, और चाइल्ड मैरिज के भी। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी स्पेशली इसके लिए, और उसने बताया था वहां पर कि जो हमारे पास मेल आने लग गई है ना, क्योंकि पहले हमारे पास कॉल आती थी डोमेस्टिक वायलेंस की, और जब से लॉकडाउन लगा है हमारे पास ईमेल्स आ रही है। उसका रीजन, ईमेल्स आने का रीजन ये है कि वुमेन कॉल भी नहीं कर सकती है अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करने के लिए, इसलिए वो छुप के या जैसे भी मैसेज या ईमेल कर रही है। तो ये एक साइन था कि कितने ज्यादा स्पाइक हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में। और मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हुई है, ये सब तो आपको पता ही है। सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है तो वो मेंटल हेल्थ पे ही पड़ा है बहुत लोगों की लॉकडाउन में। 3 महीने घर में बंद और इतना डोमेस्टिक वायलेंस और केयर गिविंग वर्क, वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिटोरिएट करता है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। मैम अभी आपने बताया कि जो केरला का एजुकेशन लेवल है फीमेल के लिए वो 98% है, लेकिन फिर भी वहाँ की जो वुमेन्स है, जो वर्किंग वुमेन्स है, उनका परसेंटेज बहुत कम है। तो मतलब ये पॉइंट भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये भी माइंडसेट की रीजन की वजह से है। हाँ, ये भी आप ऐड कर सकते हो। ऐसे बहुत टाइम पे ऐसा देखा गया है कि इंडिया में पीएचडी स्कॉलर्स वुमेन बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर वो वर्कफोर्स में इंक्लूड की बात करी जाए तो वो बहुत कम है। क्योंकि पीएचडी करते करते ऐसा देखा गया कि वुमेन की शादी हो जाती है, तो वो इन्वॉल्व हो जाती है हाउस होल्ड एक्टिविटी में, तो वो अपना करियर कहीं ना कहीं पॉज कर देती है। तो ये एक रीजन है बहुत बड़ा। तो मैम मतलब ये भी फिर माइंडसेट के अंडर ही आ जाएगा, क्योंकि वो पढ़ तो रही है लेकिन काम नहीं कर पा रही है फिर भी। हाँ, ये वुमेन का खुद का भी माइंडसेट है कि वो हाउस होल्ड एक्टिविटी में उसे एंजॉयमेंट आ रहा है, तो फिर वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। या फिर कुछ वुमेन्स की मेंटालिटी ये होती है कि ठीक है, हमारा हस्बैंड सपोज अगर अच्छा कमा रहा है तो हमें क्या जरूरत है। तो ये भी आप लिख सकते हो कि माइंडसेट में चेंज आना पड़ेगा कि वुमेन पढ़ाई तो करके निकल रही है, बट वर्कफोर्स में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। यस मैम। मैम ये स्पीडी डिस्पोजल से क्या रिलेटेड है मैम? पीडी डिस्पोजल से मतलब ये है कि आपके पास पुलिस के पास कोई केस आया, फिर वो 3 साल तक खिंच रहा है कोर्ट में, 4 साल तक खिंच रहा है, कभी कभार तो पता ही नहीं चलता है कितने साल हो जाते हैं।
तो उसको जल्दी आइडेंटिफाई करो, विक्टिम को डिफाइन करो, कल्प्रिट को डिफाइन करो, केस को क्लोज करो 1 साल में 2 साल में। जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे उनका मोटिव यही था कि जो हरासमेंट के केसेस है, स्पेशली सेक्सुअल हरासमेंट की, वो जल्दी डिस्पोज हो। तो ये है कि स्पीडी डिस्पोजल हो केसेस का। मैम जैसे आपने मैम डाटा दिया 47% इंक्रीज इन ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक वर्क, जैसे मैम इसका कोई सोर्स आपने मेंशन नहीं किया कि सीएमआई से या जहां से भी हो, तो मैम क्या ऐसा ऐसे में अपने भी कर सकते हैं विदाउट सोर्स? हाँ, ये मेरे ख्याल से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का या फिर गवर्नमेंट रिपोर्ट का डाटा है। मैम ये तो इसमें आप ऐसे मतलब मेंशन ऐड कर सकते हो, ओके। मतलब डाटा ऑथेंटिक होना चाहिए। ये डाटा तो बहुत न्यूज में भी रहा था, हर दिन पेपर में आया है। मैम जैसे अगर हम कोई कोट लिख रहे हैं तो उसको इंट्रो में एक्सप्लेन करना जरूरी है या फिर सिर्फ कोट लिख दे उसके बाद नहीं अलग से नहीं फिर नहीं, इंट्रो? बिल्कुल नहीं। एक्सप्लेन आप कैसे करोगे, आपके पास वर्ड्स ही नहीं है इतनी। 300 वर्ड्स में आपको अपना ऐसे खत्म करना है, पॉइंट्स इतने सारे हो जाते हैं। आपने कोट लिख दिया, एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा, बस काफी है। मैम जैसे आपने कहा था कि women in ऐसे को बैलेंस करने के लिए, तो मैम जैसे अगर इस पे अगर एक ऐसे आ जाता है तो मैम उसको उसका काउंटर में मतलब क्या मैम पुट करेंगे जैसे? इसके ऊपर ऐसे आता है। हाँ मैम, अगर इसके ऊपर ऐसे आ जाता है तो, क्योंकि मैम अभी अच्छा, थोड़ा ये पॉइंट मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे टेस्ट में देना है आपके। अगर मैंने यहाँ बता दिया तो फिर आप टेस्ट कैसे करोगे। पर मैं इतना बता देती हूँ, अगर आप जैसे वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर 2020 में क्वेश्चन आया था, वुमेन हाँ, सेफ्टी या वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो आप उसमें ये लिख सकते हो कि हम कैसे एम्पावर करें वुमेन को, स्टेप्स क्या लेने चाहिए और चैलेंजेस क्या एम्पावरमेंट के पास। मैंने बताया हर टॉपिक के पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते हैं, किसी के कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, बस आपको वो लिखने हैं। मैम वुमेन एम्पावरमेंट वर्कफोर्स में वही होता है ना जो ग्राउंड वर्क करते हैं, आईटी फील्ड वगैरह, दे डोंट काउंट अंडर वर्कफोर्स। नहीं, वर्कफोर्स का मतलब है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज वर्कफोर्स। ओके, थैंक यू। मैम जैसे मैम रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जैसे अभी जितने भी फीमेल केसेस मतलब रजिस्टर्ड हो रहे हैं मैम, उसमें मैम 60% से 50% केस फेक रजिस्टर्ड हो रहे हैं। तो मैम इस पे भी मैम ये लिख सकते हैं, पुट कर सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि वो ऐसे है किस कंटेक्स्ट में। अगर वो ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स्ट में है तो आप वुमेन मतलब ये मत लिखो कि मिसयूज हो रहा है रिसोर्स लॉज का, वो अगेंस्ट में जाएगा ऐसे के। तो अपना बहुत ही वाइज डिसीजन लो ऐसे लिखते हुए। मैम समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे बैलेंस करें ऐसे को मैम, ये नहीं सबसे बड़ा इशू हो रहा है मैम। पहले तो आप जाके मॉडल ऐसे पढ़ो और जो मैंने ऑडियो भेजी हुई है ग्रुप पे वो देखो, फिर आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। थैंक यू मैम जैसे आपने सारे फैक्ट बता दिए हैं, सारे फैक्ट है मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। जो ट्रांजिशन से आता है, जो मैंने लिखा कि डोमेस्टिक वायलेंस, देन हमें शिफ्ट होना है अवेयरनेस वाले पार्ट पे, तो डायरेक्टली शिफ्ट हो उसको ट्रांजेक्शन कैसे स्मूथ करें उस चीज को, अगर हम सिर्फ देखो सबका अपना लिखने का तरीका होता है। जब मैं ऐसे अटेम्प्ट करती थी तो मैं बहुत ही डायरेक्टली शिफ्ट होती थी। आप चाहो तो बहुत स्लो शिफ्ट भी हो सकते हो, मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होना चाहते हो तो आप धीरे धीरे ट्रांजिशन करो। मैं तो डायरेक्टली करती हूँ कि चैलेंजेस बताए फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली करके, और देन टू काउंटर दीज प्रॉब्लम वी हैव द फ्लोइंग रिसोर्सेज। बस मैं तो डायरेक्ट ऐसे करती हूँ। चैलेंजेस को मैम पॉइंट में लिख सकते हैं क्या? नहीं, essay writing is not about writing in points. Essay writing is all about writing in paragraph. ये मैंने बहुत बार किया है। मैम एक डाउट है। हाँ जी मैम आपने जो ये भाई ने जो पूछा कि वुमेन एम्पावरमेंट में ये टॉपिक अगर रहेगा तो जैसे डाउरी केसेस हो गया, फॉल्स डाउरी केसेस भी हो गए काफी एक्यूजेशन वाले, तो डीमेरिट्स में लिख सकते हैं ना मैम, क्योंकि आपने बोला ना कि आप थोड़ा सा डीमेरिट्स में भी डीमेरिट्स अटेम्प्ट कर सकते हो उसे। देखो जैसा क्वेश्चन आएगा आपको उसके हिसाब से आंसर लिखना है, क्योंकि हर ऐसे टॉपिक के हिसाब से तो हम नोट्स नहीं दे सकते हैं। हम आपको ब्रॉड नोट्स दे देंगे, बट उसे यूज कैसे करना है, वाइजली यूज करना है, बैलेंस्ड यूज करना है, वो आपके ऊपर है। बेसिकली जो समरी बोलोगे आप, ओवरऑल जो होगा आपके पास फॉर्मेशन फॉर्मेट, तो मैम मेरिट्स और डीमेरिट्स तो दोनों लिखना पड़ेगा ना। क्या लाइक एक अगर बार आप इसका ये दोबारा रिपीट फायदा है करो? तो इसका फायदा है राघव तो अपना किसको माइक म्यूट करिए। हाँ जी बताइए।
मैम जैसे वुमेन एम्पावरमेंट पे ही हो गया, तो सारा कुछ मतलब पॉजिटिव तो लिखना नहीं है, क्योंकि इसका डिमेरिट्स में तो ऑब्वियसली प्लस माइनस तो दोनों होता है। तो हम इसका अगर कोई भी ऐसे हो जैसे जनरल में, उसका फॉर्मेट किस तरह फॉर्मेशन होगा, लाइक इंट्रोडक्शन एंड बॉडी। बॉडी में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही लिखेंगे, ऐसे ओरिएंटेड या निगेटिव भी डालेंगे? वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका ऐसे टॉपिक पूछ क्या रहा है। अगर ऐसे टॉपिक सीधा ये पूछ रहा है वुमेन एम्पावरमेंट चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन, तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हो बॉडी में चैलेंजेस लिख के फिर सॉल्यूशन बता दो। लेकिन अगर आपका ऐसे टॉपिक ब्रॉड है, कुछ और पूछ रहा है, तो वो आपको उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। वही मैम बैलेंस में पूछ रहा हूँ मैं, मतलब पूछ लिया वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़िया है, इसलिए बहुत फायदा हुआ है, और तो मैम सिर्फ अच्छा ही लिखेंगे, क्योंकि इसका तो गलत यूज भी हुआ है ना मैम डाउरी में, कितना सारा हाँ, केसेस भी है। आप गलत क्यों लिखेंगे? जब एग्जामिनर अच्छा पूछना चाह रहा है तो आप गलत लिखेंगे तो अपनी कॉपी खराब करेंगे? बताइए। बेसिकली ऐसे तो परसेप्शन की बात है ना, कि आपका नजरिया क्या है हाँ, आप कर सकते हैं। 2020 का एक क्वेश्चन है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बार उसको चेक करना, या फिर अब उसको मॉडिफाई करके हम आपके टेस्ट पेपर में देते हैं, देखते हैं उसे कौन कैसे अटेम्प्ट कर रहा है, आप लोगों के व्यूज भी पता चलेंगे उससे। अच्छा, लास्ट डाउट फॉर दिस टॉपिक। मैम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंडर जैसे सिटी लेवल पे तो ये हाई है फीमेल के लिए भी, लेकिन जब हम टाउन और विलेजेस एरिया में आते हैं तो ये बहुत कम है, क्योंकि एक्चुअली वो तो वैसे भी एजुकेटेड नहीं है टाउन और विलेजेस एरिया पे। तो क्या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और कोटेज इंडस्ट्रीज को इसके मतलब फीमेल से हम रिलेट कर सकते हैं क्या? देखो, आपने पहले तो डाटा गलत दिया है। मैं बता रही हूँ, जब भी आप यूपीएससी में कोई डाटा डालते हो ना, तो मेक श्योर आपको उस डाटे की पूरी नॉलेज हो, क्योंकि यूपीएससी का जो पेपर चेक कर रहे हैं वो पागल नहीं है। अर्बन एरिया में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कम है कंपेयर टू रूरल एरिया। अर्बन एरिया में वही वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करती है जो पढ़ी लिखी होती है। रूरल एरिया में एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स का। तो अगर आप टाउन टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कॉटेज इंडस्ट्री या ऐसे हैंडलूम इंडस्ट्री वगैरह का आप प्रमोशन करोगे तो पार्टिसिपेशन ऑब्वियसली बढ़ेगा। मैम हम ऐसे में कितने पुराने साल तक का डेटा कोड कर सकते हैं? जैसे अभी आपने 2040 का कोई डेटा कोड किया था, तो वो रेलेवेंट है? जो भी लेटेस्ट डेटा होगा, जो भी आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड लेटेस्ट अवेलेबल डाटा है वो आप कोड कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप 2013 का या 12 का डेटा कोड कर रहे हो, वो फिर थोड़ा ज्यादा पुराना हो जाता है। जैसे अभी सेंसस आ जाए तो हमारे पास नया डाटा होगा बहुत सारी चीजों को लेके, तो वो आप कोड कर सकते हो। मैम आपने लास्ट टू लास्ट जो टेस्ट दिया था वुमेन एम्पावरमेंट इज एन अर्बन फिनोमेना आर्ग्यूमेंट था जो, तो मैम उसमें जब हम फेवर में पॉइंट्स लिख रहे थे तो उसको काउंटर पार्ट करने में मैम दिक्कत आ रही थी। मतलब जैसे जो भी हम पॉइंट्स लिख रहे थे, सर ने जैसे बोला था अगर आप कोई भी पहला फेवर का पॉइंट लिख रहे तो उसी को आपको काउंटर पार्ट करना है। तो सर मैम उसमें थोड़ी सी ऐसे दिक्कत आ रही थी, तो मुझे सबसे ज्यादा आर्ग्यूमेंट में उस टाइम दिक्कत आ रही थी। ऐसे तो फिर भी हो गया था उस टाइम, लेकिन इस वाले देखो, टॉपिक जो भी ऐसे चीजों से टॉपिक होते हैं ना, उसमें बहुत ही क्लीशे डिफाइंड होता है कि आपको ऐसे टॉपिक तो आपके हो जाते हैं, बट अगर आर्ग्यूमेंट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको डिफाइन करने में आपको मुश्किल आती है। अगर आप जो फेवर में पॉइंट्स लिख रहे हो उसको काउंटर करने के लिए आपके पास पॉइंट है अवेलेबल, तो आप आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट में लिखो। अगर कोई और पॉइंट है तो आप वो भी लिख सकते हो, क्योंकि हर टॉपिक अपने आप पे डिफाइंड होता है अपने अलग पैरामीटर्स पे, तो आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सबके डाउट क्लियर हो गए? यस मैम। ओके, एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक। हाँ जी, पूछिए। मैम जैसे हम ऐसे लिख रहे हैं उसमें चैलेंजेस को काउंटर करने का ऑप्शन आते हैं, तो हमने 3 पॉइंट जैसे चैलेंजेस लिख दिए, काउंटर कर क्वेश्चन मतलब अपने आप में क्वेश्चन फॉर्म करके उसके काउंटर पॉइंट्स लिखें या फिर डायरेक्ट काउंटर से लिख सकते हैं हम? नहीं, आप डायरेक्ट लिखो, वर्ड की वेस्टेज बिल्कुल मत करो, आप डायरेक्ट लिखो। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो आप डायरेक्टली अटेम्प्ट करो उसे। ज्यादा इंग्लिश के सेंटेंस में बना बना के अपने वर्ड वेस्ट करना, अगर आपके पास पॉइंट्स कम है तब तो आप करो, पर जिसके पास पॉइंट्स बहुत ज्यादा है वो तो फिर नहीं कर पाएगा इतना, तो इसलिए डायरेक्टली अटेम्प्ट करो। थैंक यू। अच्छा, आप सब अपना माइक म्यूट कर लो प्लीज, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। मैं पंचायत सीरीज का एग्जांपल दे रही थी। पंचायत अमेज़न पे सीरीज अवेलेबल है, मेरे ख्याल से पुरानी है 1 साल या 2 साल, उसको देख लेना। अभी मत देखना, एग्जाम टाइम में आपका।
उसमें ये दिखाया गया है कि जो हमें लोकल बॉडी इलेक्शन में वुमेन का रिजर्वेशन मिला है वो रिजर्वेशन फ्लॉड है। उस फ्लॉड के पीछे जो रीजन है वो ये है कि उसकी जो पंचायत होता है, जो सरपंच होती है वो एक लेडी होती है, बट जो सारा काम होता है ना वो बैकहैंड से उसका हस्बैंड कंट्रोल करता है। तो जो ये डिफरेंस है ना कि आपने अपना वुमेन कैंडिडेट आगे खड़ा कर दिया है बट उसको कंट्रोल कोई मेल मेंबर कर रहा है, ये चीज हमारी ग्राउंड रियलिटी की मतलब ग्राउंड लेवल की एक रियलिटी है जो बताती है। अब बहुत सबके अपने अपने गांव होंगे, जो भी गांव में विजिट करेगा, जो एक्टिव होगा, उसने नोट करा होगा कि आपके एरिया में अगर वुमेन कैंडिडेट है तो उसको कंट्रोल कोई पीछे से मेल मेंबर कर रहा है, बस नाम के लिए उसके नाम पर वोट जाएगी, वरना सब काम उसका रहेगा, मेल मेंबर का। भुवनेश्वर, म्यूट योर माइक। ओके, सो विल स्टार्ट विद नेक्स्ट टॉपिक, फेमिसाइड। फेमिसाइड का मतलब होता है एक्ट ऑफ किलिंग वुमेन। उसके पीछे रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, जेंडर, प्रेजुडिस अगेंस्ट वुमेन और पैट्रियार्कल माइंडसेट। जो भी सोशल इशू का टॉपिक होता है ना, ये ना कुछ चीजें आप समझ लो कि आपको स्ट्रेंथनिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क, ये सब चीजें जैसे हर जगह यूज कर सकते हो। जैसे बॉर्डर का कोई क्वेश्चन आएगा इंटरनल सिक्योरिटी का, तो आप यूज कर सकते हो उसमें कि एस्टैब्लिशिंग नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, हर जगह डाल सकते हो। ये तो कुछ चीजें हैं, आप इन्हें तो ऐसे रट लो दिमाग में। ऐसे ही अगर वुमेन के ऊपर कोई टॉपिक आता है ना तो उसके पीछे की सारी जो जड़ है ना वो पैट्रियार्कल माइंडसेट है। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है ना तो आप पैट्रियार्कल माइंडसेट डाल दो, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारी सोसाइटी का एक बेस है ये पैट्रियार्कल माइंडसेट। नेक्स्ट है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स वुमेन विटनेस करती है, तो वो है डोमेस्टिक वायलेंस, डॉरी डेथ, विच हंटिंग, सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन, हरासमेंट दैट इज सेक्सुअल एंड मेंटल हरासमेंट, होम पे, वर्क प्लेस पे और आउटडोर, और एसिड अटैक। तो ये सब प्रॉब्लम्स है जो फेमिसाइड में काउंटर की जाती है। इसका डाटा मैंने यहाँ ऐड करा हुआ है, एक सेकेंड। एनसीआरबी का डाटा है इसका, डॉरी डेथ 19 वुमेन पर डे 2020 में एनसीआरबी के डाटा के हिसाब से विटनेस करी गई है। और लॉकडाउन में क्राइम अगेंस्ट वुमेन 53% राइज हुआ है, और जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है वो भी राइज हुआ है। नेशनल कमीशन वुमेन की एक रिपोर्ट है, आई एम नॉट श्योर कि वो उसका ही डाटा था क्या, इसलिए वो मैंने ऐड नहीं करा है, बट यू हैव टू सर्च योर इंटरनेट, जस्ट गो थ्रू न्यूज़पेपर, गो थ्रू योर मैगजीन, एनी सोर्स दैट यू रेफर, और जो डाटा है इस चीज के ऊपर लेके, डोमेस्टिक वायलेंस को लेके, उसको आप पूरा क्लियर करो, क्योंकि वो जरूरी है। अगर वुमेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि चांसेस है इस बार आने के, तो आप उसे लिख सकते हो। मैरिज एज के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव एक्शंस टेकन, कौन कौन से एक्शन गवर्नमेंट के थ्रू लिए गए हैं। सबसे पहला है विशाखा गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट के प्रीमोशन की वजह से ये लिया गया था, टू काउंटर सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। सेकेंड इज डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, और अभी रिसेंट चेंजेस हुए। और गाइस विशाखा गाइडलाइन के ऊपर कम से कम भी 4 से 5 बार क्वेश्चन यूपीएससी के एग्जाम में आ चुका है, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में आपके डाल दूंगा, ठीक है? यस सर। ओके, यस सर, कंटिन्यू मैम। ओके, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट को लेके जनवरी या दिसंबर की सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। ये आपके पेपर 1 से भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, पर पेपर 2 से भी। बेसिकली हमारे डॉरी एक्ट में, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 2005 में ये लॉ था कि जो वुमेन की अगर डेथ होगी तो उसके थोड़ी देर पहले अगर उसने कुछ विटनेस करा है हरासमेंट, तो वो डॉरी डेथ में कंक्लूड होगी, अदरवाइज वो नहीं होगी। वर्ड था सून बिफोर हर डेथ। ये डॉरी के लिए एक क्राइटेरिया था, डॉरी डेथ मतलब केस को डॉरी केस में एनकाउंटर का मतलब यूज करने के लिए ये क्राइटेरिया था, सून बिफोर हर डेथ शी मस्ट हैव विटनेस एनी हरासमेंट। तो जो ये वर्ड था ना सून, ये बहुत ही हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे, क्योंकि सून इज समथिंग जो अलग अलग तरीके से आप यूज कर सकते हो, कोई एक बहुत ही क्लियर डेफिनेशन नहीं थी यहाँ पर। तो सून का मतलब बेसिकली लोग जैसे आज टुडे 17 फरवरी थर्सडे, अगर आज किसी लेडी की डेथ होती है और उसने कल या परसों विटनेस करा होगा कोई हरासमेंट अपने केसेस में डेथ से पहले,
तो उसकी डेथ डॉरी केसेस में रजिस्टर होगी। लेकिन अगर उसने सपोज 1 महीने पहले 1 जनवरी को या 30 दिसंबर को करा है, तो वो सून में नहीं आ रही थी, जो हाई कोर्ट यूज कर रहे थे डेफिनेशन, वो उसमें नहीं आ रही थी, तो उसका जो केस था वो डॉरी डेथ में रजिस्टर नहीं हो रहा था। अब हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है, अगर पुलिस एक लिंक एस्टैब्लिश कर लेती है कि डेथ और हरासमेंट के बीच में कोई लिंक है, तो टाइम पीरियड का मतलब नहीं बैठता है। अगर आपने लिंक एस्टैब्लिश कर लिया है कि 2 महीने पहले से उसे टॉर्चर किया जा रहा था, धीरे धीरे टॉर्चर कर करके उसका आज ये हाल हुआ, अगर आपने लिंक एस्टैब्लिश कर लिया है, तो वो जो लिंक है वो सून की कैटेगरी में यूज होगा, चाहे उसका टाइम पीरियड कुछ भी हो। तो ये एक जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, और इसी के ऊपर आपकी रिपोर्ट थी। जिसने इस तरीके से रिपोर्ट अटेम्प्ट करी है उसको अच्छे मार्क्स मिले होंगे, जिसने नहीं कर रही है उसको थोड़ा आप दोबारा सर्च करो, मॉडल आंसर देखो। फिर सेक्शन 376 है आईपीसी का फॉर रेप, एंड लास्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसका वे फॉरवर्ड ब्रॉड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू वुमेन, चाहे वो जैसे यूपी में है पीसीएस के एग्जाम में वुमेन के लिए अलग से रिजर्वेशन है, तो वो एक हॉरिजॉन्टल कोटा हो जाता है बेसिकली। और पंचायत इलेक्शन में 33% का रिजर्वेशन है, तो ये एक चीज है। सेकंड है सेंसिटाइजेशन ऑफ पुलिस पर्सनल, एक प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश, जिसे पॉक्सो सुना होगा, मैं बाद में पूछती हूँ, चलो इसके बारे में। एक प्रोटोकॉल एस्टैब्लिश करना चाहिए कि अगर कोई रेप केस है या कोई हरासमेंट का केस है, तो क्या क्या क्वेश्चन आप पूछ सकते हो ओपनली, क्या क्या पूछ नहीं सकते हो। एक लेडी ऑफिसर होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, ये सब चीजें। एक सेंसिटाइजेशन बहुत जरूरी है पुलिस पर्सनल का इन केसेस में। फिर है स्ट्रॉन्गर लेजिस्लेशन एंड स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस थ्रू फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, और चेंजिंग माइंडसेट एंड सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग। अच्छा, किसी भी बहुत सारी लड़कियां ट्रेनिंग लेती है सेल्फ डिफेंस की, किसी ने ली थी अपने स्कूल में, कॉलेजेस में, हर जगह होती है, जो भी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं ली है, ये बहुत जरूरी है। हम सोसाइटी पे सारी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाल सकते। अगर आपको लग रहा है कि सोसाइटी आपकी सेफ्टी नहीं कर पा रही है, तो आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखो, खुद को अपना स्ट्रांग बनाओ। तो इसलिए सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आनी चाहिए। हम जब स्कूल में थे तो हमें भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग मिली थी, और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग में सिर्फ लड़ना और बचना ही नहीं सिखाते हैं, उसमें बहुत अलग अलग तरह की चीजें दिखाते हैं। आपको फेशियल एक्सप्रेशन रीड करना भी सिखाते हैं कि उसमें क्या, कैसे फेशियल एक्सप्रेशन रीड कर सकते हो सामने वाले के। तो ये सब चीजें है। पॉक्सो का मैं बता रही थी, कोई बता सकता है? ये तो पेपर 1 के हिसाब से इम्पोर्टेंट हो जाता है पॉक्सो। तो क्या है पॉक्सो, बताइए। चाइल्ड से रिलेटेड, चाइल्ड अब्यूज ऐसे कुछ है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड ऐसे कुछ है, मैं याद सेक्सुअल ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंस। एज बताइए, एज कितनी है इसमें? मैम 18। हाँ, किसने बताया 18? किसने बताया? मेरा नाम। यस, 18 इज करेक्ट। आई एम सॉरी। पॉक्सो के अंदर 18 इयर्स आता है, और इसके अंदर क्लियरली डिफाइंड प्रोटोकॉल्स है कि आपको पुलिस को कैसे करना है। वैसे ही आएगा नहीं, बट इन आपको नॉलेज होनी चाहिए, मैं ऐसे बता देती हूँ। इफ इन केस पेपर 1 में आ जाए, सबसे पहले तो छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें गुड टच और बैड टच पता होना चाहिए। सेकेंडली, जो पुलिस होंगे वो यूनिफॉर्म में नहीं होंगे। जब भी बच्चे से बातचीत करने जाएंगे तो पुलिस वाले यूनिफॉर्म में नहीं जाएंगे। थर्ड, जब इंटेरोगेशन होगी तो बच्चे को छोटा बीच बीच में ब्रेक दिया जाएगा। फोर्थ, जब भी आप इंटेरोगेशन करोगे बच्चे से, क्योंकि 18 इयर्स तक हम कंसिडर करते हैं बच्चे को, तो अगर आप किसी बच्चे से इंटेरोगेशन कर रहे हो तो वहां पे एक मेडिकल एग्जामिनेशन प्रेजेंट होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन बेसिकली साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट इज कि किसी भी हाल में, चाहे कोर्ट हो या पुलिस प्रेमाइसेस हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, डायरेक्टली कल्प्रिट को विटनेस करने का मौका नहीं मिलेगा बच्चे को। जैसे कोर्ट प्रेमाइसेस में आप खड़े होते हो जब, तो आपको सामने पता होता है दैट ही इज द कल्प्रिट। चाइल्ड पॉक्सो के केसेस में लॉ में साफ लिखा हुआ है कि जो विक्टिम है, जो चाइल्ड है, वो एक्यूज्ड को डायरेक्टली फेस नहीं करेगा। और एक इसमें बहुत अच्छी चीज दी गई है, एग्रीवेटेड सेक्सुअल अब्यूज, उसको ज्यादा पनिशमेंट होगी, स्ट्रिक्टर पनिशमेंट होगी। जैसे पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जैसे
जैसे आपके घर में कोई पोजीशन है, जैसे ग्रैंडफादर की पोजीशन है, या फिर कोई चाचा की, मामा की, भाई की, जो ऐसी पोजीशन है, या फिर किसी टीचर की, डॉक्टर की, जिसपे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और अगर वो पोजीशन मिसयूज कर रही है, तो पॉक्सो में स्पेशली लिखा हुआ है कि उनके लिए जो पनिशमेंट होगी वो ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। तो ये कुछ प्रोविजन है, ये ऐसे ही रेप केसेस में भी होने चाहिए प्रोविजन। यहाँ तक हमारा वुमेन का टॉपिक क्लियर हो गया है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवर पॉपुलेशन का। सी आई थिंक 1.5 घंटा हो गया है, तो एजुकेशन हम इस क्लास में टच नहीं करेंगे। एजुकेशन क्योंकि थोड़ा बड़ा है टॉपिक, हम उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम ओवर पॉपुलेशन और यूथ कर लेते हैं। ओवर पॉपुलेशन तो ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, इसके तो इतने सारे आर्टिकल आए थे न्यूज़पेपर में। ओवर पॉपुलेशन के कॉजेस क्या है, सबसे पहले डाटा देख लेते हैं। ये जो ऐसा डाटा होता है ना, इसे अलग से मार्क कर लिया करो आप लोग। अगर आपको कुछ अपनी तरफ से मिलता है तो आप इसमें ऐड कर लो, मतलब कुछ छोटा मोटा कुछ डाटा तो पता होना चाहिए हर टॉपिक से रिलेटेड। जैसे इंडिया में 16% वर्ल्ड पॉपुलेशन है और एरिया इतना है। इंडिया 2000, ये पेपर 1 का क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना कि इंडिया कब तक, ये मेरे ख्याल से यूपी पीसीएस में भी आया था कि कब तक इंडिया चाइना को सरपास कर देगा। और टीएफआर का बताया कि टीएफआर 1951 में 6 था, जो कि बहुत ही ज्यादा था। अब वो 2.2 आ गया है 2019 में। कॉजेस क्या है ओवर पॉपुलेशन के? इज अर्ली मैरिज। अगर किसी लड़की की शादी 19 ईयर्स में हो रही है तो जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। अगर किसी की शादी लड़की की 25 में या 28 में हो रही है तो उसका प्रेगनेंसी पीरियड ट्रिम हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट केसेस है अर्ली मैरिज के। अच्छा, आपने विटनेस भी करा होगा कि जो हमारे पहले के रिलेटिव्स है, 4 भाई है पापा लोग, या मतलब हमारी मामा की तरफ बड़ी फैमिली है, चाचा की तरफ बड़ी फैमिली है, वो जो रीजन है वो यही है क्योंकि अर्ली मैरिज का रीजन था और जो बर्थ रेट था वो हाई था। तो ये एक रीजन है। आजकल तो फिर भी 2 to 3 चाइल्ड इज अ नॉर्म, बट पहले 3 to 4 चाइल्ड, 5 to 6 चाइल्ड विटनेस कर गए थे। और इमरजेंसी के टाइम पे जो फोर्स स्टरलाइजेशन हुआ था वो फिर एक रीजन बना था कि सरकार कितनी क्रूएल हो सकती है, बट वो एक रियलिटी थी कि हमारी ओवर पॉपुलेशन को हमें काउंटर करना है। सेकंड इज इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन इस सेंस में है कि जब बीच में हम अपना पॉपुलेशन को लेके बहुत एक्टिव हुए थे, जब इंडिया एक्टिव हुआ था पॉपुलेशन को लेके, तब हम इलीगल माइग्रेशन विटनेस कर रहे थे फ्रॉम बांग्लादेश। तो जो वो इलीगल माइग्रेशन हमने बांग्लादेश से विटनेस करी, हमें बाद में हमारे स्टैटिस्टिशियन को पता चला कि इंडिया की पॉपुलेशन में बर्थ रेट तो उतना ही है, डेथ रेट कम हो गया है, पर जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है उसका रीजन है इलीगल माइग्रेशन, क्योंकि वो भी इंडियन हॉस्पिटल्स में ही बर्थ हो रहे थे, तो वो जो ऐड हो रहे थे वो हमारे एरिया में हो रहे थे, हमारी कंट्री में हो रहे थे। तो ये एक रीजन है। थर्ड है पॉवर्टी, बिकॉज व्हेन यू आर पुअर यू डोंट हैव मच ऑफ अ चॉइसेस फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। फोर्थ है सन मेटा प्रेफरेंस या पेट्राइकल माइंडसेट। सन मेटा प्रेफरेंस को कोई एक्सप्लेन करेगा? They keep having babies till they get a son. करेक्ट, वेरी करेक्ट। जब तक लड़का नहीं होगा तब तक आप प्रेगनेंसी की टाइम को एक्सटेंड करते जाओगे। एक लड़की हुई, 2 लड़की हुई, 3 लड़की हुई, आप वेट कर लो कब बेबी होगा, व्हेन द मेल चाइल्ड विल बी बोर्न। रिसेंट डाटा आया था ना अभी, जैसे कि जो लड़कियां है वो पर 1000 मेल्स ज्यादा हो चुकी है, जैसे भी रिसेंट डाटा था गर्ल्स का, वो उसका एक रीजन यही था सन मेटा प्रेफरेंस वाला, क्योंकि जब तक लड़कियां नहीं होंगी, ये वाला रीजन था कि गर्ल्स अब ज्यादा हो चुकी है इंडिया में एज पर मेल्स। करेक्ट। ये आपने अनमोल ने जो डाटा बताया वो आप लिख लेना, क्योंकि ऐसे लिंक करके लिखना ना वो बेटर रहता है। यहाँ पे आपको वो डाटा पता होना चाहिए ताकि वो सन मेटा प्रेफरेंस का रीजन क्या है। वेरी गुड। फिफ्थ इज बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है, जो कि पहले भी हो रहा था, पर पहले डेथ रेट भी हाई था, अब डेथ रेट डिक्रीज होता जा रहा है क्योंकि हमारी हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो गई है, तो इस वजह से। एंड सिक्स्थ इज फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली नॉर्थन स्टेट्स का। ये तो बहुत ज्यादा न्यूज में था कि नॉर्थन स्टेट का टीएफआर ज्यादा है और साउथर्न स्टेट का टीएफआर कम है। तो जो फाइनेंशियल एलोकेशन में आता है ना फाइनेंस कमीशन में,
उसको भी प्रॉब्लम हो रही थी कि हम एलोकेट कैसे करें, क्योंकि साउथर्न स्टेट्स का कहना था कि हमने गवर्नमेंट के पैरामीटर्स पे अच्छा परफॉर्म करा है और इस वजह से हमारा जो बर्थ रेट मतलब TFR है वो कम हुआ है, और नॉर्थर्न स्टेट में परफॉर्म नहीं करा है टू द पॉइंट, इसलिए उनका TFR ज्यादा है। पर बजट एलोकेशन में जब फाइनेंसेस की बात आती है तो अभी भी नॉर्थर्न स्टेट्स को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो ये एक पॉइंट था। और लास्ट पॉइंट है कॉन्ट्रासेप्शन का यूसेज नहीं है, कॉन्ट्रासेप्शन का भी यूसेज कम है, और जो सर्जरीज होती है उसका भी इंडिया में प्रेजेंस बहुत कम है। जैसे मैंने डाटा ऐड करा है, 95% ऑफ जो स्टरलाइजेशन है ना वो वुमेन बोर्न करती है बिकॉज ऑफ मेल ईगो, तो ये आप डाटा ऐड कर सकते हो। सेकेंड इज कंसिक्वेंसेस क्या है इन सब चीजों के। कंसिक्वेंसेस सबसे पहला तो है कि इकोनॉमिक डी ग्रोथ होगी, जब बहुत सारे लोग होंगे तो वो थोड़ी जो लिमिटेड चीजें है, लिमिटेड रिसोर्सेज है उसकी तरफ भागेंगी। तो इंडिया में पॉपुलेशन इतनी हाई है कि जो रिसोर्सेज है वो कम है, तो इस वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं हार्मफुल हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ देखने के लिए मिलती है, कोई बता सकता है? पेपर 1 का क्वेश्चन है ये भी, करेक्ट नवीन, करेक्ट। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलती है। फिर सोशल इशू में क्या प्रॉब्लम आएगी, दैट पॉवर्टी विल इंक्रीज, इनइक्वालिटी विल इंक्रीज। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट भी आई थी कि जो इंडिया के पुअर है वो लॉकडाउन में या पैंडेमिक के टाइम पे दे बिकम मोर पुअर एंड द रिच बिकम मच रिचर। 30% इंक्रीज हुआ है रिच की इनकम में एंड द पुअर हैज लॉस्ट 80% ऑफ देयर इनकम। तो जो ये 30 और 80% है ना, आप देखो ये बहुत बड़ी इनइक्वालिटी का साइन है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी इनइक्वालिटी उतनी बढ़ती जाएगी। फिर है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, हेल्दी लाइफस्टाइल तो आजकल ऐसा हो गया है जिसने बैकसीट ले ली है। हेल्दी लाइफस्टाइल तो हम भूल गए हैं, जो हमारी पेरेंट्स की जनरेशन थी वो वहीं पे खत्म हो गई है, अब तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल आगे आ गई है। और इन्फेक्शियस डिसीज, जो बहुत ही कंजेस्टेड एरिया होते हैं ना, क्यों बोला जाता है कि आपको पता है कनाडा में अगर आप टीबी पेशेंट हो तो आपको वहाँ एंट्री अलाउड नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो इन्फेक्शियस डिसीज है ना कुछ ऐसी है जो हमारी जो साउथर्न कंट्रीज है वो वहां पर ज्यादा प्रिवलेंट है, और नॉर्थर्न कंट्रीज में पॉपुलेशन कम है तो वो डिसीज वहां पे है ही नहीं। तो ये एक रीजन है कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी इन्फेक्शियस डिसीजेस उतनी इंक्रीज होती जाएगी। फिर है नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लेशन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उन्हें ऑब्वियसली रहने के लिए जगह चाहिए होगी, वो एक्सपैंड करेगी एंड व्हेन दे एक्सपैंड दे विल काउंटर द इकोसिस्टम। सबसे पहले जो लॉस पे आएगा वो आएगा इकोसिस्टम, एक्सटेंशन होगा फ्लोरा और फौना का, डिफॉरेस्टेशन आएगी, वाटर क्राइसिस आएगी, ये सारी प्रॉब्लम हमें देखने के लिए विटनेस होगी। फोर्थ ये है कि डिसफंक्शनल इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब ये है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होंगे, जैसे हाउसिंग। अब अर्बन पुअर इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो हाउसिंग की नीड है वो इनइक्वालिटी की वजह से हाउसिंग के प्राइसेस तो बहुत ज्यादा है, बट जो उन्हें अफोर्ड करने की लोगों की क्षमता है वो कम होती जा रही है। ऐसे ही एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं। मेडिकल केयर का तो हमने देख ही लिया था पैंडेमिक में कितना बुरा हाल हुआ। अर्बन हेल्थ केयर बिल्कुल टोटली फेल हो गया था पैंडेमिक को काउंटर करने में। सोशल वेलफेयर में फंडिंग इंक्रीज करनी पड़ेगी, इंडिया के पास फंडिंग की ऑलरेडी बहुत क्रंच है, चाहे वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो या सिक्योरिटी हो, किसी भी चीज में हो इंडिया के पास फंडिंग की हमेशा से कमी रही है। उसका रीजन है हमारी पॉपुलेशन, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो फंडिंग मुश्किल हो जाती है। फिर है रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो जो चीज 10 लोगों में बंटनी चाहिए वही चीज अगर 50 लोगों में बटेगी तो जो पर पर्सन अवेलेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी। तो इस वजह से रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन और कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन क्या होंगे ओवर पॉपुलेशन के। आप अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करने पे ज्यादा ध्यान दो। इंडिया की पॉपुलेशन यंग है, यंग पॉपुलेशन का फायदा ये है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकती है। बेसिकली 15 to 29 ईयर्स, 15 से 29 ईयर्स तक हम यंग में काउंट होते हैं, तो अभी हम सारे यंग में काउंट हो सकते हैं। तो हमें इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, तो हम सरकार को इस तरीके से लॉज बनाने चाहिए कि वो डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कर सके। फिर है सोशल चेंज। सोशल चेंज का मतलब है कि पैट्रियार्कल माइंडसेट को और कॉन्सेप्शन यूज को। हाँ जी, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है मैम? अच्छा मैं इस टॉपिक के बाद समझाती हूँ, पहले इस पे ध्यान देते हैं। ओके। सोशल चेंज
पेट्राइकल माइंडसेट को काउंटर करना चाहिए, और कॉन्ट्रासेप्शन यूज को या सर्जरी को जो भी हो सकती है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, उनको एनहांस करना चाहिए। और जो सेक्शन का अपलिफ्टमेंट करना चाहिए, बेसिकली जो पुअर और वल्नरेबल सेक्शन है आप उसका अपलिफ्टमेंट करो, उन्हें बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करो, ताकि जब भी एक सेक्शन ज्यादा एजुकेटेड होगा तो उसमें अवेयरनेस बढ़ेगी। और फैमिली प्लानिंग की जो केयर है वो प्रोवाइड करो। दुकानों पे और वहां पे लिखा होता है दीवारों पे हम दो हमारे दो, वो बहुत बड़ा एक कैंपेन चलाया गया था इंडिया के थ्रू अपनी पॉपुलेशन को काउंटर करने के लिए। तो ये जो लॉजिक था हम दो हमारे दो, वो इसलिए था कि 2 बेबीज तक आप अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर सकते हो, उससे ज्यादा होंगे तो ना सरकार हेल्प कर पा रही है आपकी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, ना आप खुद उसे हैंडल कर पाओगे। तो इसलिए ये कैंपेन चलाने चाहिए फैमिली प्लानिंग के। एक्सेस प्रोसेस जो अडॉप्शन का है वो फास्ट करना चाहिए। इंडिया में अडॉप्शन केसेस बहुत लिमिटेड है, बहुत ही जिसे कहते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में अडॉप्शन होते हैं, क्योंकि सबको अपना बोलते हैं ना कि वी वांट आवर ओन ब्लड लाइन, दैट आवर ओन ब्लड लाइन इज अ प्रॉब्लमैटिक थिंग इन इंडिया, क्योंकि जो अडॉप्शन है वो नहीं हो पाता है। और कोविड में तो बहुत ही ज्यादा बच्चे ऑर्फन हुए हैं, तो इसलिए अडॉप्शन के प्रोसेस को और अडॉप्शन को लेके अवेयरनेस इंक्रीज करनी चाहिए पेरेंट्स में। बेसिकली जो चाइल्डलेस कपल है उनको प्रमोट करना चाहिए कि वो सर्जरी या आईवीएफ के थ्रू अडॉप्ट बेटर है कि आप अडॉप्शन की तरफ जाए। फिर है लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क फॉर 2 चाइल्ड, जैसे चाइना का था 1 चाइल्ड के लिए, हम 2 चाइल्ड के लिए कर सकते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा टैक्स बेनिफिट दे सकते हैं, कोई इंसेंटिव दे सकते हैं, ये कर सकते हैं। और लास्ट है हमें वुमेन पे फोकस करना चाहिए, उनको एम्पावर करने पे फोकस करना चाहिए, उनको अपनी बॉडी पे खुद कंट्रोल हो और उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ बेटर हो, उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये सब सॉल्यूशन है कि हम पॉपुलेशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, डेमोग्राफिक डिविडेंड का किसी ने पूछा था। बेसिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है यंग पॉपुलेशन। बस लेमैन टर्म्स में आप इसे समझोगे तो उसका मतलब है जो भी आपकी यंग पॉपुलेशन है कंट्री की, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। और वो यूजफुल इसलिए होती है क्योंकि जितनी आपकी पॉपुलेशन यंग होगी उतनी जल्दी वो इकोनॉमिक एरेना में कंट्रीब्यूट करेगी। इकोनॉमिक एरेना में कंट्रीब्यूट करने का मतलब है कि वो आपकी जो नेशनल जीडीपी है उसको इंक्रीज करेगी। इंडिया की जो पॉपुलेशन है फिलहाल वो यंग है, और इसलिए वर्ल्ड बैंक के डाटा के हिसाब से हमारी पॉपुलेशन यंग है। और जो ये विंडो है ना हमारे पास जो अवेलेबल है डेमोग्राफिक डिविडेंड का और यंग पॉपुलेशन का, ये 2050 तक हमारे पास रहेगा। 2050 तक हमारे पास यंग पॉपुलेशन का विंडो अवेलेबल है। तो तब तक आप सरकार इस तरीके से फ्रेम करे लेजिस्लेशन कि हम उस बेनिफिट को यूज कर सके अपनी इकोनॉमी के लिए, अपने सोशल वेलफेयर के लिए। ओके मैम। लास्ट टॉपिक है आज की क्लास का, यूथ इन इंडिया। मैंने लास्ट टेस्ट में दिया था क्वेश्चन यूथ का, आई गेस सबने अटेम्प्ट करा होगा। यस मैम। उसका मॉडल आंसर सब देख लेना, क्योंकि मुझे बहुत ऐसे कॉपी में जो मैंने चेक करी जो मिसिंग थी चीज, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी कि हमारा जो यूथ है ना आज के टाइम पे उसके पास स्किल्स नहीं है। सी इंडिया में एजुकेशन का लेवल फिर भी बढ़ गया है, लेकिन अगर हम एकदम रियलिटी की बात करें कि एकदम आपसे इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम फॉर यूथ, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए है? क्योंकि वो जो स्किल सेट्स चाहिए होते हैं वो ही नहीं है। बीटेक करके लड़के निकल रहे हैं, लड़कियां निकल रही है, लेकिन जब वो जॉब के इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना तो कंपनी को वो प्रोफाइल नहीं कर पाते हैं। आपको कंपनी में इंटरव्यू क्रैक करने के लिए वो नेसेसरी स्किल्स चाहिए। तो इंडिया में स्किल इंडिया प्रोग्राम इसलिए गवर्नमेंट ने चलाया था कि जो स्किल्स नहीं है इंडियन यूथ के पास वो प्रोवाइड करी जाए। अब यूथ के टॉपिक पे आते हैं। ये कुछ डाटा है, ये है कि हमारे पास फेवरेबल डेमोग्राफिक विंडो 2055 तक अवेलेबल है, और 30% इंडिया की पॉपुलेशन 0 to 14 ईयर्स है। अब ये पॉपुलेशन 30% है, अब ये आगे चल के नेक्स्ट 10 साल बाद या 15 साल बाद मैक्सिमम, कुछ तो जो इसमें से 6 साल बाद ही कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे इकोनॉमिक में, और कुछ 10 साल, कुछ 15 साल। तो हमें ये जो पोटेंशियल है यूथ का ये टैप करना है, ये जरूरी है हमारे लिए। अब हम चैलेंजेस पे आते हैं। बेसिकली यूथ चैलेंजेस क्या फेस कर रहे हैं। सबसे पहला तो है अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें मैंने आपको बता ही दिया है, और पैंडेमिक में तो सबसे ज्यादा जॉब लॉस एडोलसेंस की हुई है।
वो भी वो जो इनफॉर्मल सेक्टर में थे। सेकंड इज एजुकेशन एंड स्किल। यूनिसेफ की रिपोर्ट के हिसाब से एटलीस्ट 47% ऑफ इंडियन यूथ आर नॉट ऑन ट्रैक टू हैव द एजुकेशन एंड स्किल्स नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयमेंट इन 2030। सी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बेसिक रीजन ये भी है कि जो हमारा यूथ है ना वो सर्विस सेक्टर में है, और जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है वो भी सर्विस सेक्टर में क्रिएट हो रही है, लेकिन सर्विस सेक्टर बहुत ही ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स कंज्यूमिंग नहीं है। जैसे एग्रीकल्चर है, वहां पे आप बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स यूज कर सकते हो। जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, वहां पे आप ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज्यादा यूज कर सकते हो। सर्विस सेक्टर में ऐसा नहीं है, उनकी अपनी एक लिमिट है, तो इसलिए ये एक प्रॉब्लमैटिक है। थर्ड है मेंटल हेल्थ। आज के टाइम पे 17% ऑफ यंग सफर फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ये बहुत बड़ी वैल्यू है 17%। और हमने हेल्थ के केस में सुसाइड का भी पढ़ा था, मेंटल हेल्थ का, वो यूथ से रिलेटेड ही था, कहीं ना कहीं स्टूडेंट की सुसाइड हो रही है, तो वो आप डाटा यहाँ पे लिंक कर सकते हो। फोर्थ है रेडिकलाइजेशन हो रहा है यूथ को, ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा, बहुत इजीली ब्रेन वॉश हो रहे हैं, लोन वुल्फ अटैक विटनेस हो रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लमैटिक है। एक सिविल सोसाइटी, एक डिस्टर्बेंस आती है यहाँ पे। एंड फिफ्थ है ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज का मैंने बहुत बार रीजन बताया है, कोई बताएगा क्या रीजन है? मैंने बहुत बार क्लास में डिस्कस करा था, इंटरनल सिक्योरिटी में भी। किसी नहीं पता कि ड्रग गोल्डन ट्रैफिकिंग का गोल्डन क्रेसेंट और गोल्डन ट्रायंगल का बताया था। हाँ, ये किसने बताया? श्रेयांश, वेरी गुड। ड्रग अब्यूज का मेन रीजन ये है कि इंडिया इज सैंडविच्ड बिटवीन गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, तो वो सबसे बड़ा रीजन है ड्रग अब्यूज का। कोई और कुछ डाउट पूछ रहा था? ओके, पहले हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव डिस्कस कर लेते हैं फॉर यूथ। जो इंसर्जेंसी है, जो एक्सट्रीमिस्ट अफेक्टेड एरिया है, जो जम्मू कश्मीर के, वहां पे बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है टू काउंटर रेडिकलाइजेशन। तो सबसे पहली है उड़ान स्कीम। कॉर्पोरेट एक्सपोजर जम्मू कश्मीर के यूथ को प्रोवाइड किया जाए, उसके लिए उड़ान स्कीम लॉन्च करी गई है। सेकंड है सद्भावना स्कीम, ये तो इंडियन आर्मी ने लॉन्च करी है। अच्छा, 2019 में क्वेश्चन आया था रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन नेशन बिल्डिंग, या फिर क्वेश्चन था रोल ऑफ आर्म फोर्सेस इन नेशन बिल्डिंग। जो भी इनमें से कुछ क्वेश्चन था, जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो आप वहां पे सद्भावना स्कीम आप यूज कर सकते हो। देखो, ऐसा मत सोचना ये यूथ के टॉपिक में लिखा हुआ है तो इसे यही यूज करना है। जहां भी आपको, मैंने आपको बताया, आपको हम मटेरियल दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, लेकिन उसे यूज कहाँ करना है एग्जाम टाइम पे, वो तो सिर्फ आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो। हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट एक एक चीज बता नहीं सकते। अगर ये क्वेश्चन इंटरनल सिक्योरिटी में आया है, जैसे रोल में आया था 2019 के क्वेश्चन में, तो आप इसको यूज कर सकते हो। बस एक लाइन में आप इसे एग्जांपल देके यूज कर सकते हो। या फिर आया टू काउंट रेडिकलाइजेशन के कुछ ऊपर आया क्वेश्चन, तो आप उसमें आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है सुपर 40 इनिशिएटिव। ये कोचिंग प्रोवाइड करने के लिए था जम्मू कश्मीर की यूथ को, ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सके। और फिर है हिमायत स्कीम। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल समझ लो, या जो भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुई है। इसका बेसिक एम ये था कि जो लोकल यूथ है जो रेडिकलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको इंटेंसिव वोकेशनल कोर्सेज में इंक्लूड करना, ताकि वो ट्रेन हो और जाके इकोनॉमिक एक्टिविटी में मतलब पार्टिसिपेट करें, कम्युनिटी में एंगेजमेंट हो उनका रेडिकलाइजेशन में। ऐसे ही हम बात करें अगर गवर्नमेंट स्कीम फॉर यूथ अफेक्टेड बाय माओइज्म, रेड कॉरिडोर की जो एरिया है, ये उसकी बात हो रही है। I'm sorry. सबसे पहला तो है कि रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटी। अच्छा, जितने भी नक्सलिज्म, ये शायद मैंने डिस्कस करा भी था कि जो नक्सलिज्म वाले टॉपिक में करा था, जितने भी नक्सलिज्म अफेक्टेड एरिया है वहाँ पे आदिवासी पॉपुलेशन है, और वो पॉपुलेशन अपने कैंडिडेट, अपने चिल्ड्रंस को बहुत ही फ्रीली अलाउ नहीं करती है मेन स्ट्रीम में इंगेज होने के लिए, बिकॉज ऑफ फियर साइकोसिस। उन्हें लगता है कि मेन स्ट्रीम से डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो कि वो विटनेस करते भी है, और दूसरा उन्हें लगता है कि वहाँ पे जो सिक्योरिटी कंसर्न है स्पेशली वुमेन का, वो नहीं है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिटी है। तो वहाँ पे सरकार ने रेजिडेंशियल स्कूल फैसिलिटी ओपन करी है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, और स्किल ट्रेनिंग यूथ को प्रोवाइड कर रहे हैं। और फिर लास्ट है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम था नीति आयोग का, 2017 या 18 में लॉन्च हुआ है, तो बहुत ज्यादा न्यूज में है। इसके 6 मेन
कोर एरिया है वो आपको पता होने चाहिए, पेपर 1 में आ सकते हैं। सबके सब एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के जो मेन एरिया है, जो कोर एरिया है, वो आपने ध्यान रखना क्या है पेपर 1 के लिए। उसमें एक एरिया एजुकेशन का है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल के थ्रू हेल्प कर रही है। और लास्ट है कि जो आउटरीच प्रोग्राम चलाते हैं गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि पेपर में आया होगा कि 2 यूथ ने नक्सलिज्म छोड़ के मेन स्ट्रीम ज्वाइन करने का वो करा है और उसे कुछ ऐसे रिवॉर्ड या एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो बेसिकली गवर्नमेंट के प्रोग्राम ही है कि आप मायोइज्म और रेड कॉरिडोर के जो एरिया है, इंसर्जेंसी की चीज है, वो आप छोड़ो और मेन स्ट्रीम में आओ। हम आपको स्किल प्रोवाइड करेंगे, ताकि स्किल इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि आप भूखे ना मरो। भैया हम आपको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जाओ इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो, आप अपनी गन्स को हमारी तरफ सरेंडर करो। सेकेंडली आपके ऊपर जो केस है हम वो विड्रॉ करेंगे। एंड थर्डली आपको हम एक स्टेबल लाइफ स्टार्ट करने के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट का फाइनेंसेस देंगे, बहुत बड़ी नहीं बट कुछ मिनिमम अमाउंट की। तो ये है, इंसेंटिव दिया जाता है। और नेक्स्ट है नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी 4 एरिया को कवर करती है। गवर्नमेंट की एक तरीके से कहते हैं गाइडिंग लाइन है कि आपको कहाँ कहाँ पे हेल्प करनी चाहिए यूथ की। तो ये है कम्युनिटी एंगेजमेंट पे, पार्टिसिपेशन में, पॉलिटिक्स और गवर्नेंस में, सोशल वैल्यू को प्रमोट करना चाहिए एंड सोशल जस्टिस को। तो ये यूथ से रिलेटेड था। चलो ये तो गवर्नमेंट के लेवल पे बात होगी। अब अगर क्वेश्चन आता है कि वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, इससे बहुत बच्चों को कंक्लूजन लिखने में दिक्कत आती है। तो मैंने हर बार बताया कंक्लूजन में कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो उठा के आप अपना वे फॉरवर्ड लिख दो। बहुत कहानियां बनाने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास वे फॉरवर्ड में 2 या 3 लाइनें हैं, जस्ट राइट दोस स्टेटमेंट इन वे ऑन योर वे फॉरवर्ड एज अ कंक्लूजन। जैसे हमें यूथ को एम्पावर करने के लिए यूथ को सपोर्ट करना चाहिए, जो भी वल्नरेबल सेक्शन के यूथ है बेसिकली उन्हें इंक्लूजन करवाना चाहिए उनका मेन स्ट्रीम में, और सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहिए। प्रोडक्टिव वर्कफोर्स क्रिएट करनी चाहिए, वो कैसे होगी, एजुकेशन और स्किल्स के थ्रू। एंटरप्रेन्योरशिप का प्रमोशन करना चाहिए। अच्छा, एक तरफ तो यूथ जा रहा है जॉब करने और एक तरफ यूथ, किसी ने उसकी न्यूज स्टोरी सुनी है, MBA चाय वाला करके है, बहुत ही फेमस हुआ है वो। यस मैम। हाँ वो बहुत ही मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक एपिटोम बन गया है सक्सेस का, जोश टॉक में। करेक्ट, ही वाज देयर ऑन द जोश टॉक। तो उसके पीछे रीजन यही था कि वो उसने अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करी है। अच्छा कोई और छोड़ो, आप इतनी दूर पे जा रहे हो, प्रवीण सर का एग्जांपल ले लो। इन्होंने जो ये वेंचर स्टार्ट करा है, ये भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू ही स्टार्ट करा है ना। कहीं और जॉब कर रहे हो, फिर आप अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हो, तो आप बाकी लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो। तो आप ऐसे देख लो, एक आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन करो यूथ का। इसमें तो आप प्रवीण सर का नाम लिख के आ जाना, प्रवीण सर भी। हाँ बिल्कुल। थर्ड है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी जनरेशन। जो आज के टाइम पे जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यूथ में बढ़ती जा रही है, एक एज के बाद नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की प्रॉब्लम आना रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेटेड टू अदर प्रॉब्लम्स, दैट इज कॉमन। बट अगर आपको यंग जनरेशन में इतनी प्रॉब्लम विटनेस करने के लिए मिल रही है कि आपकी शुगर डिस्टर्ब है, यंग जनरेशन की, आपको हाइपरटेंशन है, आपको एंजाइटी है, तो आप अपनी हेल्थ हैबिट्स को और जो सोशल हैबिट्स है उन्हें चेंज करो। वो जो हेल्दी लाइफस्टाइल हम बोलते हैं ना, वो आता रहता है, उसको फॉलो करो। स्पोर्ट्स को प्रमोट करो। बहुत ही स्कूल्स में अब जैसे 2 साल से लॉकडाउन है, तो बच्चे घर में ही बैठे हुए हैं, कॉलेज में स्टूडेंट्स भी। जब हम लोग थे तो हम बहुत एक्टिव थे स्पोर्ट्स में अपने स्कूल लेवल पे। वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है आपको लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल। जब आप स्पोर्ट्स में होंगे ना, तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करोगे, क्योंकि स्पोर्ट्स की अपनी डिमांड होती है। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स में हो तो आपकी बॉडी और माइंड एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करनी चाहिए। वो तभी होगा जब आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो रखोगे तो। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, फिर भी गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में कम आ रहे हैं। पहले तो बहुत ही कम आते थे, चलो अब तो फिर भी आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजन है कि स्पोर्ट्स को वैसे भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि टैलेंट तो इंडिया में है, तो उसे वेस्ट क्यों करना है हमें। फिर है प्रमोटिंग सोशल वैल्यू, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। गांधी जी की वर्धा स्कीम थी, स्पेक्ट्रम से सबने पढ़ी होगी, सबने पढ़ी है। उसमें ये लाइन थी कि जो कैंडिडेट, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको कम्युनिटी के थ्रू पार्टिसिपेट करवाना चाहिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट करवाना चाहिए। तो वही सोशल वैल्यू एंगेज करने के लिए हमें वही करना चाहिए। जापान में क्या रूल है कि एम्पैथी डेवलप करने के लिए
why these are called as Japanese people are very empathetic, they are very sympathetic to your problems. आप किसी जापानीज को देखोगे ना, वो बहुत ही सोशल वैल्यू जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल कूट कूट के डाली गई है, उनमें उनकी एजुकेशन में है। जब स्टूडेंट छोटे होते हैं तो वो उन्हें ओल्ड एज होम में या फिर छोटे छोटे ऑर्फनेज में लेकर जाते हैं, ताकि पता चले कि आपके पास जो है आप उसके लिए कितने लकी हो, और जिनके पास ये भी नहीं है आपको उनकी हेल्प करनी है। तो एक बोलते कंपैशन डेवलप होता है, वो जापानीज स्कूल का करिकुलम है। और मेरे ख्याल से ये आर्टिकल भी आया था इसके ऊपर, शायद नवंबर या अक्टूबर में इसके ऊपर आर्टिकल आया था कि जो आजकल का इंडिया का यूथ बहुत ज्यादा जैसे वायलेंट कह रहे हैं ना, वायलेंट होता जा रहा है। हमने न्यूज सुनी कि 15 साल के बच्चे ने रेप केसेस में फंसा है। 15 साल के लड़के को रेप के बारे में पता है तो उसे कंपैशन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये जापान में इनफैक्ट केसेस भी कम है वुमेन हरासमेंट के। तो इसका यही है कि जो सोशल वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा डेवलप करी गई है वहां के यूथ में, चाहे बॉय हो या गर्ल हो, दोनों में ही हो। और पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में या वुमेन का पार्टिसिपेशन डिप्रेस्ड क्लासेस का, माइनॉरिटीज का इसलिए जरूरी है क्योंकि जब भी कोई कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी पॉलिटिक्स में तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएगी, जो हमारी प्रॉब्लम है वो लेकर आएगी। यूथ की प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट है सबसे ज्यादा, तो अगर कोई यूथ पार्टिसिपेट करेगा तो वो अपनी प्रॉब्लम लेकर आगे आएगा। तो ये एक है। ये आपका टॉपिक आज का खत्म होता है। ये छोटा सा टॉपिक है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, इसके ऊपर मुझे ज्यादा डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये पूरा का पूरा एज इट इज यूथ में कवर हो जाता है। लेकिन मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, मॉडल आंसर आपको मिल गया होगा अब तक, उसका 3rd टेस्ट पेपर में था। तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा, प्रॉब्लम्स क्या क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव करने में, पोटेंशियल यूज करने के लिए। कि लिटरेसी रेट इनएडुकेट है, स्किल्स नहीं है, पॉवर्टी है जिसकी वजह से जो हायर एजुकेशन है वो अचीव नहीं हो पाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जॉबलेस ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आप पढ़ के तो निकल रहे हो पर आपके पास जॉब नहीं है, दैट इज कॉल्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए बढ़ती जा रही है, एक तो कोविड आ गया है और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कंट्रीज इज मूविंग टुवर्ड्स रिवर्स ग्लोबलाइजेशन, तो ये भी एक रीजन है। फिर है लिमिटेड हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटीज है। जो यूथ की प्रॉब्लम है, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जो सबसे ज्यादा है, एंजाइटी और डिप्रेशन की, वो बहुत ज्यादा आउट में नहीं है। मतलब बहुत टाइम तो पेरेंट्स को पता भी नहीं चलता है दैट माय चाइल्ड और माय वार्ड इज सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, तो इसलिए लिमिटेड है हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट इंडिया में तो साइकोलॉजिस्ट की कमी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ही कम है साइकोलॉजिस्ट। करना क्या चाहिए सॉल्यूशन? इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम, ताकि वो एड्रेस करे एम्प्लॉयमेंट के इशू को। सेकंड है हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्किल्स होनी चाहिए। जैसे गवर्नमेंट स्कूल से मैंने बहुत बार नोट करा है, आपके पास गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई तो अच्छी चल रही है, लेकिन जो वहाँ पे लैब वगैरह होती है ना, आपने पढ़ा दिया बट बुकिश नॉलेज इज नॉट इनफ। आपको लैब में फिजिकल नॉलेज भी चाहिए होगी। जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज एक्सपीरियंस करोगे तभी आप जाके कंपनी में या कहीं बाहर जाके किसी दूसरी चीज पे यूटिलाइज कर पाओगे। जो बाहर बच्चे अब्रॉड के एग्जाम देते हैं, आईलेट्स वगैरह और ये सब, उसमें पूछा जाता है कि आपने क्या करा है, ऐसा क्या स्पेशलिटी है आपकी, तो वहां पे ये यूज होता है। वो चीज इंडिया में कम है। फिर है कि इन्वेस्ट करना चाहिए ओपन डिजिटल यूनिवर्सिटीज में, ताकि आउटरीच बढ़े ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स की। बिल्कुल सही। करियर काउंसलिंग भी प्रोवाइड करनी चाहिए। आधे टाइम लोगों को पता ही नहीं होता है कि करियर करना क्या है, फिर कहीं से बात निकल के आती है पैशन को फॉलो करो। वो इसलिए आती है लेट टाइम पे क्योंकि आपका माइंडसेट डेवलप नहीं है। आप सोसाइटी के हिसाब से, पेरेंट्स ने बोला, फ्रेंड्स वो सब कर रहे हैं, आप उसके हिसाब से मूव कर रहे हो। इसलिए आप अपने करियर काउंसलिंग लो ताकि आप अपना इंटरेस्ट और अपनी नॉलेज को पहले ही चेक कर सको कि कहाँ जाना है। और स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर, ये आपका हो गया। आपका आज की क्लास का ये पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेके एक ऐसे दिया गया था, उसका मॉडल आंसर मिल गया आप लोगों को, तो आप उसको गो थ्रू करना एक बार। बाकी जिसने भी लिखा है उसको मेरे ख्याल से टेस्ट पेपर तो मिल ही गया होंगे, चेक होके। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आज की क्लास में? नो मैम जो ट्राइबल चिल्ड्रन होते हैं, मैंने शायद कहीं एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि उनको पढ़ाने के लिए उनकी लैंग्वेज में पढ़ाना जरूरी होता है। तो अब
क्योंकि लैंग्वेज अलग है, तो आप कम्युनिकेशन उस लैंग्वेज में करो जिसमें वो समझ सके चीज। तो मैम यही मेन प्रॉब्लम आती है उनको लिटरेट करने में कि क्योंकि जो पढ़ के जा रहा है वो तो इंग्लिश से पढ़ा है या हिंदी से पढ़ा है, अब उनको उनकी नेटिव लैंग्वेज तो आती नहीं है, लेकिन बाद में अब उनको बच्चों को तो वही समझ में आता है, तो फिर इस रीजन की वजह से स्कूल जो है वो उतने ज्यादा स्टूडेंट्स अटेंड नहीं कर पाते, आ ही नहीं पाते। ये भी एक रीजन है। अगर आप किसी टीचर से पूछोगे ना कि केवी में, आप जैसे कि आप किसी टीचर से पूछोगे कि आपकी पोस्टिंग हार्ड जोन में क्यों आई है, जो हार्ड जोन का मतलब होता है ना, वो पनिशमेंट पोस्टिंग की तरह व्यू करते हैं। तो जो टीचर है वहां पे वो भी बहुत बेमन से पढ़ाते हैं। जैसे अगर किसी टीचर की केवी खुला हुआ है, अगर मान लो सपोज किसी नक्सल अफेक्टेड एरिया में केंद्रीय विद्यालय है, वहां पे जो टीचर है वो बहुत ही बेमन से पढ़ा रहे होंगे। एक तो बेमन से पढ़ाएंगे तो वैसे समझ नहीं आएगा, दूसरा उनके हिसाब से चीजें नहीं होगी। डिस्क्रिमिनेशन होने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीजन है वो ये है कि एक तो उन्हें लैंग्वेज का बैरियर आता है, और सेकेंडली जो डिस्क्रिमिनेशन विटनेस करते हैं ना वो बाकी स्टूडेंट से, क्योंकि केवी में तो हर लेवल के स्टूडेंट आएगा, मेन स्ट्रीम सोसाइटी से भी आएंगे, तो आदिवासी स्टूडेंट अपना एक डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, तो उसे लगता है उससे बेटर है हम स्कूल जाए ना। तो ये लिटरेसी का उस एरिया में। यस मैम। और किसी को कोई डाउट? मैम ये लोन वुल्फ अटैक बताना एक बार। लोन वुल्फ अटैक तो फर्स्ट क्लास का था बेसिकली। जैसे आई बीइंग एन इंडिविजुअल, मैंने बहुत सारे न्यूज सुनी या कोई फेक न्यूज सुनी और मेरा ब्रेन वॉश हो गया, और मैं जाके किसी इंस्टीट्यूशन पे अटैक कर रही हूँ या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी पे अटैक कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड एज लोन वुल्फ अटैक। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल अटैक कैरी आउट कर रहा है, बट वो एक सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर से अलग हट के कर रहा है, तो उसको जो ट्रेस करना होता है ना वो मुश्किल हो जाता है। जब आप एक सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर से अटैक करोगे तो आप ट्रैक की लिंक जोड़ सकते हो, लेकिन एक इंडिविजुअल उठा, उसका ब्रेन वॉश हो गया, उसने जाके चाकू निकाल के मार दिया, अटैक कर दिया, तो वो दिक्कत का काम आ जाता है, उसे ट्रैक नहीं कर सकते हो। और लोन वुल्फ अटैक के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है रेडिकलाइजेशन का, तो ये लोन वुल्फ अटैक होता है। मैम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं ना, जैसे रिसेंटली एमपी पे जो अटैक हुआ था यूपी में, ओवैसी किस पे? ओवैसी एमपी था ना मैम, दिल्ली जा रहा था तो देखो पॉलिटिकल अटैक आप कम दो तो बेटर रहेगा। बट मैम ये भी तो इन्फ्लुएंस्ड ही था, जैसे आपने डिफिनेशन। हाँ, इससे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप जो वहां पे अटैक हुआ था लोन वुल्फ का ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में, आप उसका रीजन दे सकते हो ना, तो वो इंडिया से किसी कम्युनिटी की फीलिंग को हर्ट करेगा, और दूसरा आप एग्जांपल भी दे दोगे। मैम ह्यूमन बॉम्ब इसी के अंडर आता है क्या? नहीं, ह्यूमन बॉम्ब लोन वुल्फ के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी। ह्यूमन बॉम्ब तो बेसिकली होता है ना कि आपको जाके फटना है, और जिहाद जिसे बोलते हैं, समथिंग कॉल्ड एज, तो उसको बोलते हैं ह्यूमन बॉम्ब। लोन वुल्फ के अंदर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। उनका ब्रेन में समझ ही नहीं पाते, उनकी अपना कुछ नॉलेज ही नहीं रहता उस पे। हाँ, तो वो ब्रेन वॉश की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बहुत ही लोग भी जाके अपनी गलत एक्टिविटीज या इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो आप बॉम्ब को लिख दो, इतना से वर्ड लिखना ठीक नहीं है, वैसे जाएगा तो ही लिखो। किसी और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क जो था मैम पॉपुलेशन कंट्रोल में, मैम उसमें असम का एग्जांपल दे सकते हैं क्या? टू चाइल्ड पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी? टू चाइल्ड पॉलिसी मैम, असम ने जो असम। हाँ, आप दे सकते हो। ओके। और अगर आपके पास कोई डाटा है कि उसको लेके कितनी सक्सेस आई ग्राउंड रियलिटी पे, तो और भी अच्छा रहेगा। ओके मैम। और कोई डाउट किसी को? That's it. So आज का सेशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं हम। ग्रामर की क्लासेस कब होंगी? ग्रामर की क्लासेस ये आपको प्रवीण सर बताएंगे। ओके। वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है एक्चुअली। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम मतलब ये काफी टाइम बाद क्लास हुई है, अब जो क्लास होगी वो थोड़ा जल्दी होगी क्योंकि हमें एजुकेशन की क्लास लेनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जब आप लोग पेपर अटेम्प्ट करते हो, जब भी टेस्ट आता है आप इसे अटेम्प्ट कर रहे हो, तो प्लीज मेक श्योर कि आप 3 घंटे में ही कर रहे हो। मतलब अगर फुल लेंथ टेस्ट है तो 3 घंटे में कर रहे हो, और बाकी अगर आपको अलग अलग मिल रहा है, सेक्शनल टेस्ट जो अब तक मिल रहे थे, जो उसमें टाइम पीरियड है उसमें अटेम्प्ट कर रहे हो। आपका एक ऐसे 25 मिनट में होना चाहिए,
वैसे तो 20 मिनट में होना चाहिए, पर हम लीवे लेते हैं थोड़ा सा, 25 मिनट में कवर करो और एक अच्छा ऐसे लिख के प्रिपेयर करो। और जो भी आपको मॉडल आंसर मिल रहे हैं उसको गो थ्रू करो, और जो आपको ऑडियो मैसेजेस मिलते हैं वो ऑडियो मैसेजेस मैं ही भेजती हूँ, तो आप उसको भी सुन लिया करो एक बार, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन क्या होता है। जो आप लोगों की डाउट है ना कि मैम ऐसे अटेम्प्ट कैसे करे, उसको लिंक कैसे करे, वो आपकी कुछ हद तक क्लियर हो जाएंगे। तो दैट्स इट फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. हाँ